चलो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड फॉर मनी। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पर रुके थे? डिमांड फॉर मनी के पास, डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग एंड गए थे। तो हम लोग जान लिए मनी क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, डिमांड की टाइप क्या होता है, ट्रांजेक्शन डिमांड क्या होता है, प्रिकॉशनरी डिमांड क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है ना, और डिमांड का कर्व कैसा होता है, सप्लाई का कर्व कैसा होता है। तो ये सब हम थोड़ी थोड़ी बात कर लिए। लेकिन आज हम लोग स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये कहते हैं कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास मनी है। इसका मतलब क्या कि अगर अगर कोई लोग बहुत अमीर है, बहुत रईस है, तो क्या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अमीर का मतलब जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है, उसके पास ज़्यादा मनी है। क्या दोनों सेम चीज़ है? वेल्थ मनी सेम चीज़ है? क्या डिफरेंसेस है वेल्थ में, क्या डिफरेंसेस है मनी में? सपोज किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वेल्थ ज़्यादा है ना, तो क्या कहते हैं कि उसके पास मनी ज़्यादा है। क्या दोनों सेम चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है? तो हम लोग वो देखते हैं, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मनी किसे कहते हैं? मनी किसे कहते हैं? तो मनी किसे कहेंगे? जो भी चीज जो ट्रांजेक्शन को पे करने में आपको यूज आता हो, उसे क्या मनी कहते हैं। जो भी दैट इज सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किसी चीज को खरीद रहे हैं तो आप उसको बदले में क्या देंगे? मनी देंगे। दैट इज नोन एज मनी। तो मनी हम लोग किसे कहेंगे? इट इज रेडियली यूज टू पे फॉर ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जरूरत होगा मनी पे करने में, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, उसे हम मनी कहते हैं सिंपली। अच्छा, गेट खोल दो। अब उसके बाद होता है इनकम किसे कहेंगे? नेक्स्ट थिंग, मनी तो पता चल गया। क्या मनी और इनकम सेम थिंग होता है? तो नहीं। इनकम किसे कहते हैं? जो लोग अर्न करते हैं, जो लोग अर्न करते हैं। फिर से जो कोई भी आएगा या जाएगा, गेट को प्लीज आप लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इनकम किसे कहते हैं? इनकम कहते हैं कि आप जो भी काम करके अर्न कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। दैट इज व्हाट यू अर्न फ्रॉम वर्किंग। काम करने से आपको क्या अर्न हो रहा है, दैट इज नोन एज इनकम, ठीक है ना। और उसमें से कुछ आपका हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट भी हो, कि कोई लोग आपको पैसा दे, इंटरेस्ट, किसी को लोन दे रखे हो तो उसका इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज इनकम। दैट इज व्हाट यू अर्न फ्रॉम। आपके रीडिंग के अंदर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। अर्न फ्रॉम वर्किंग प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब आप कितना कमा रहे हो काम करके, साथ ही कुछ आपको इंटरेस्ट पेमेंट जो आपने किसी को पैसा दिया है उससे आया, दैट इज योर इनकम। ये तो आपका इनकम का पार्ट हुआ। अब बात आएगा हमारा कि वेल्थ किसे कहेगा या सेविंग किसे कहेगा। तो सेविंग किसे कहते हैं? सेविंग कहते हैं कि आपने कितना पैसा, आपने जो अर्न किया उसमें से कितना पैसा आपने खर्च करके बचाया है, मतलब खर्च करने के बाद आपका कितना पैसा बचा है, दैट इज योर सेविंग। मीन्स क्या कहते हैं हम लोग? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो आपने मनी के फॉर्म में पे किया है, गिव्स अस आवर सेविंग। तो दिस इज सेविंग। वेल्थ किसे कहते हैं? तो वेल्थ कहते हैं कि देखिए कोई चीज आपके पास एसेट के फॉर्म में, एसेट किसे कहते हैं? एसेट कहते हैं कि वैसे चीज जिस पे आपको इंटरेस्ट रेट टर्न, जिससे आप कुछ कमाए, उस वो चीज आपके लिए क्या है? एसेट है। आपका घर क्या है? एसेट है। आपका कार क्या है? एसेट है। तो ये आपकी फैक्ट्री, आपकी मशीन, वो सब क्या है? आपका एसेट। तो जिससे आप कुछ चीज अर्न करें उसे हम लोग एसेट कहते हैं। तो आपका घर हो गया, आपका कार हो गया, दैट इज योर एसेट। लेकिन कुछ हो सकता है आप लोन भी ले रखे हो, बैंक से लोन ले रखे हो, तो आप क्या करेंगे? उनको इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। दैट इज व्हाट? लायबिलिटी। योर लायबिलिटी। जब आप दूसरे को किसी को आप पे कर रहे हैं, दैट इज योर लायबिलिटी। जब आपको कुछ मिल रहा है, दैट इज योर एसेट। एसेट हमारा घर हो गया, कार हो गया, और हमारा कुछ हो सकता है बैंक से मैंने लोन लिया है, तो वो माइनस कर देंगे, दैट इज आवर लायबिलिटी। दैट्स गिव्स अस आवर वेल्थ। समझो ना कि ये कार, हाउस, लैंड, जमीन, फैक्ट्री, और ये लायबिलिटी हमारा लोन, तो ये हमारा वेल्थ होगा।
लेकिन हम ये एसेट, ये वेल्थ डेफिनेशन बता रहा, क्यों बता रहा, क्या रीजन है, क्या रिलेशन है, आइए बात करते हैं। तो सपोज आपने इनकम कमाया 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए आपका मंथली इनकम है। इनकम है, इसमें से कुछ पार्ट आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कोई शॉप के पास जाएंगे और वहां पर आराम से पिज्जा वगैरह खाएंगे और आप खर्च करेंगे। लेकिन कुछ पार्ट जो होगा वो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। सपोज 30,000 का आपने खर्च किया, बाकी 20,000 रुपए आपने सेव किया। दिस इज योर सेविंग, ठीक है। अब क्या है, बिल्कुल वेल्थ क्या होता है, एक समझिए बाथ ट्यूब है। बाथ ट्यूब है। आप कोई घर खरीदते हैं, आप कोई कार खरीदते हैं, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आज मेरे को जॉब लगा, चलो कल कार निकाल लेते हैं, है ना। अगर आप निकाल लेंगे तो बैंक से लोन लेंगे, दैट इज लायबिलिटी पोर्शन हो जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे पैसे को सेव करते हैं, फिर घर, फिर जमीन, फिर कार, गेटिंग ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेव इस बाथ ट्यूब के अंदर जो भी ये सेविंग किया है, ये नल की तरह ऐसे गिरते रहेगा और धीरे धीरे ये जमा होते जाएगा और 4-5 सालों के बाद जब ये भरेगा, मतलब ये धीरे धीरे स्टॉक के रूप में जमा होते जाएगा और इसी को तो वेल्थ कहते हैं। सेव करो, बाद में घर खरीदोगे, दैट्स पोर्शन इज योर वेल्थ। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनकम अर्न करो, उसमें से कुछ पार्ट सेविंग होगा, वो सेविंग जो होगा, सेविंग की रेट डिटरमाइन करता है कि इसके अंदर कितना वेल्थ होगा, कि नल से कितना तेज पानी बह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बाथ ट्यूब कितना जल्दी भरेगा, कितना ज्यादा वेल्थ होगा। उसी तरीके से यहां पर ये सेविंग की रेट, कि कितना तेजी से सेव कर रहा है लोग, अगर ज्यादा सेव कर रहा है तो ज्यादा वेल्थ बनेगा, कम सेव कर रहा है तो कम वेल्थ बनेगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम, सेविंग एंड दिस इज व्हाट, वेल्थ। गेटिंग माय पॉइंट। दिस बाथ ट्यूब, रेट कौन, रेट डिपेंड अपॉन सेविंग, कि कितना रेट से वो होगा, समझ रहे हो। तो चेंजेस, जो स्मॉल चेंजेस वेल्थ के अंदर हो रहे हैं, किस कारण होंगे, सेविंग के कारण होंगे, लेकिन पूरा ओवरऑल स्टोरी वो क्या है, वेल्थ। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। डस्टर, थैंक यू। अब देखिए स्टोरी ये है कि आप जॉब कर रहे थे, आपने 50,000 रुपया, आप 10,000 रुपया की जॉब कर रहे थे, धीरे धीरे 5-6 महीने 1 साल में आपने 50,000 रुपया बचाया, सेविंग आपने किया 50,000 की। और इस 50,000 रुपये को आप सोच रहे हैं कि मैं कहां डालूं ताकि मेरे को ज्यादा अर्न। 50,000 रुपया को सोच रहे हो मैं कहां इन्वेस्ट करूं, क्या हाथ में ही पैसा रखूं, क्या मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं, कहां मैं इन्वेस्ट करूं, समझ रहे हो। तो अगर आप इंसान है, आपके पास 50,000 रुपए है, आप सोच रहे हैं कहां इन्वेस्ट करें, तो आपके पास ऑप्शन है पहला कि आप इसको कैश के फॉर्म में रखें, दैट इज मनी। क्या आपने कैश के फॉर्म में रखा। सेकेंड पोर्शन इज क्या, आपने कैश के फॉर्म में रखा। सेकेंड हम मान करके चलते हैं कि उसने इन्वेस्ट किया किसके अंदर, बॉन्ड के अंदर। सेकेंड वो इन्वेस्ट कर सकता है बॉन्ड के अंदर, समझ रहे। अब बॉन्ड क्या होता है, आते हैं इसको पहले समझेंगे तब। तो बॉन्ड किसे कहते हैं, ये देखिए, बॉन्ड कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आप अगर ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो बी इसको क्या दिया, पैसे दिया। बी इसको पैसे दिया। अब हो सकता है बाद में जाकर के ए कहे, बाद में जाकर के ए बोले कि मैं तुमसे पैसा ही नहीं लिया हूं, तो भी क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ तो सबूत चाहिए, तो बोलेगा मैं, मेरे को कुछ सबूत दो, मैंने तुमको पैसा दिया है, उसके बदले मेरे को कुछ सबूत चाहिए। तो सबूत क्या, एक पेपर पे इसे लिख करके देगा कि मैंने इतना लिया, इतना % इंटरेस्टेड, इतना दिन के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा, स्टैम्प पेपर के ऊपर, एंड दैट इज बॉन्ड, दैट पेपर इज बॉन्ड। गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज। अच्छा, तो बॉन्ड का जो डेफिनेशन होता है उसको कहते हैं रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। रीपर्चेस ऑब्लिगेशन, परचेस का मतलब खरीदना, री का मतलब फिर से खरीदना, समझ रहे हो ना, रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है कि पैसा बी ने ए को दिया, इसको पेपर, भैया को बी के पास ये पेपर आ गया। अब जब ए सारे पैसे को वापस कर देगा, सब सारे पैसे को वापस कर देगा, तो क्या
ये बी जो है ए को क्या दे देगा, जो इसका पेपर था बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो बॉन्ड अगर कोई दे रहा है तो उसको लेना भी है फिर से जाकर के, दैट इज रीपर्चेस। गेटिंग माय पॉइंट? कि मैंने आपको पैसे दिया, आपने मेरे को बॉन्ड दिया, लेकिन आपको क्या भविष्य में जाकर के ये बॉन्ड मेरे से लेना ही है, लोन को चुकता करिए और क्या करिए, मेरे से बॉन्ड लीजिए, दैट इज रीपर्चेस, मेरे से फिर से लीजिए वो बॉन्ड को। ऐसा नहीं कि तुमने पेपर को दे दिया मैं उस पेपर के ऊपर जिंदा रहूंगा, नहीं, तुम पैसा दो मैं तुम्हारा बॉन्ड लौटाऊंगा, दैट इज आवर बॉन्ड, दैट इज रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है कि आपको खरीदना ही है फिर से आकर के मेरे से। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दिस इज बॉन्ड। तो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करे कि मनी के अंदर इन्वेस्ट करे? तो देखिए बॉन्ड और मनी की थोड़ी सी डिफरेंसेस देखते हैं कि बॉन्ड किसे कहते हैं, मनी किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस। तुम मनी की बात करो, मनी क्या है, सिंपल, आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, पिज्जा खाना चाहते हैं, डोमिनोज जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आराम से पैसा मनी रखिए पैकेट में, पे करिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो आराम से वो इजी फॉर ट्रांजैक्शन, यूज फॉर ट्रांजैक्शन, दैट इज मनी। आराम से वो ट्रांजैक्शन में यूज हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, लिक्विड। मतलब मनी क्या है, बहुत ही लिक्विड है, जब मेरे को जरूरत पड़ेगा पे कर देंगे और कोई भी चीज खरीद लेंगे, दैट इज लिक्विड। बट बॉन्ड की बात आती, आपके पास पेपर है, आप डोमिनोज पिज्जा खाने जाएंगे और बोलेंगे भैया मैंने लोन ले रखा है, ये बॉन्ड पेपर है, आप ले लीजिए और मेरे को पिज्जा दीजिए, पिज्जा वाले बोलेगा जाइए यहां से। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो डू नॉट यूज फॉर ट्रांजेक्शन, डू नॉट यूज फॉर ट्रांजेक्शन। आप खर्च करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज लेस लिक्विड। ये लिक्विड क्या कम, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे आते हैं मनी। आप हाथ में पैसा रखे हुए तो उससे क्या हो रहा है, आपको कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कोई आपको दे रहा है इंटरेस्ट रेट, जो आप हाथ में पैसा रखे हुए तो आप इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जब हाथ में पैसा रखते हैं तो डू नॉट अर्न इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं करता। बट अगर आप बॉन्ड के अंदर पैसा रखते हैं तो क्या आप इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे, कि फ्री में तो आप लोन नहीं देने वाले, आप देंगे कुछ परसेंट पे ही, कि भैया मैं 5% 7% पे दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अर्न करेगा, दैट इज अर्न इंटरेस्ट रेट। सो दिस थिंग, so this is the difference between money and bond, simple difference between money and bond, कि मनी हम यूज कर सकते हैं जहां मन करे वहां पर हम खर्च करने में, लेकिन बॉन्ड को नहीं कर सकते। ये लिक्विड है, ये लिक्विड नहीं है। ये क्या हमारा इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं करता है मनी, ये इंटरेस्ट रेट अर्न करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ में आता है कि जब हाथ में पैसा रखेंगे तो आप आराम तरीके से यूज तो उसको कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट आप नहीं कमाए, समझ रहे ना। तो अगर हाथ में आप पैसा रखते हैं, मतलब अगर मनी को हाथ में रखते हैं, होल्ड करते हैं मनी को, तो आप इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे, नहीं करेंगे। तो हाथ में अगर ज्यादा रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं करेंगे, और हाथ में अगर पैसा नहीं रखेंगे तो क्या इंटरेस्ट रेट ज्यादा अर्न करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स मींस व्हाट, दिस रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे तो हाथ में रखो चाहे तुम इंटरेस्ट रेट अर्न करो। गेटिंग माय पॉइंट? हाथ में रखो पैसा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो हाथ में पैसा नहीं रखना होगा, समझ रहे हो ना। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि दैट इज ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ भी इसको कहा जाता है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन होल्डिंग मनी एंड व्हाट, होल्डिंग इन बॉन्ड, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दो, देयर इज अ ट्रेड ऑफ, कि बॉन्ड में करे कि मनी में करे, हाथ में रखे या उसके अंदर इन्वेस्ट करे। गेटिंग? ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब बात आता है यहां से, क्या मनी और बॉन्ड, क्या लोग सारा पैसा हाथ में रखेंगे? सिंपली वो अगर 50, हाँ कोई क्वेश्चन? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने पिछली बार कभी क्लासेस में दिया था एग्जांपल, ये सुनार के पास, लेकिन सुनार से आप पेपर तो कुछ लेंगे ना, नहीं लेते हैं क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है, बट मार्केट में आप ऐसा नहीं ना कर सकते, कंपनी को आप पैसे दे दिए तो क्या बिना ऐसे ही लेकर के आ जाए, किसी का शेयर्स खरीदेंगे तो ऐसे ही थोड़ी, मेरे को कुछ सबूत चाहिए ना, है ना। सुनार का क्रेडिट है आपके सामने कि नहीं उसको पहचानते हैं, वो फलना बाबू का है। गेटिंग माय पॉइंट ना, इसलिए वो
ओके, नेक्स्ट थिंग इज, क्या आप सारे पैसे को मनी के अंदर लगा देंगे? आपके पास 50,000 रुपए है, क्या आप 50,000 हाथ के अंदर ही रखेंगे पैसा, सारा पैसा को? तो क्या आप सारा पैसा को बॉन्ड में रखेंगे? सारा का ध्यान इधर होना चाहिए प्लीज, ठीक है ना? क्या आप सारा पैसा को मनी में लगा देंगे? 50,000 आपके पास है, क्या सारा पैसा आप कैश के फॉर्म में रखेंगे? तो अच्छा बात है, हाँ अच्छा बात है कि आपको इजी होगा ट्रांजैक्शन यूज करने में, बट हम इंटरेस्ट रेट खो रहे हैं, उससे कमा सकते। तो जितना हमको जरूरत है, 50,000 में से 10,000 अभी की जरूरत है, तो 10,000 हाथ में रखेंगे और बाकी 40,000 बॉन्ड में दे दें। अब बात है, क्या सारे पैसे को हम बॉन्ड में रखेंगे? नहीं। अगर सारे पैसे को आप बॉन्ड में रखेंगे तो आपको अगर पिज्जा खाना है कल, तो कहां से दीजिएगा उसको पैसे जा करके? तो पिज्जा खाने के लिए कुछ पैसे तो आपको रखने होंगे, दैट इज व्हाट, 10,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? तो 10,000 रखिए, बाकी पैसे को बॉन्ड में डालिए। तो हम ना तो सारे पैसे को हाथ में रख सकते हैं, ना तो सारे पैसे को बॉन्ड में डाल सकते। तो क्या हम लोग बीच बीच का, कुछ हाथ में भी रखो, कुछ बॉन्ड में भी रखो। गेटिंग माई पॉइंट? कुछ हाथ में भी रखो, कुछ बॉन्ड में भी पैसे को इन्वेस्ट करो। अब बात आता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हाथ में रखना है, कितना बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, यू टू, मेनली आई फोकस ऑन यू टू, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ब्रदर, ओके? तो अब बात आता है कि कितना मेरे को हाथ में रखना चाहिए, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? आइए, बिकॉज देखो यार, इस चीज के पीछे मेरा बहुत एफर्ट है, इतना एफर्ट है। मैं सिंपली ये चीज हमारा ऑनलाइन क्लासेस में हुआ था, मेरे पास रीडिंग भी नहीं था, तो घर में आराम से था, मेरे पास रीडिंग भी मैंने बुक से पढ़ रखा था, रीडिंग नहीं पढ़ा था, बुक से पढ़ रखा। तो मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग किया, रीडिंग से नोट्स बनाए बैठ करके, उसके बाद सिर्फ आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है ना? तो अगर आप फिर भी सेंसिटिव नहीं होते हैं, दैट्स बैड थिंग, दैट्स बैड फॉर मी, है ना? तो इसलिए फिर आप सेंसिटिव नहीं होंगे तो हम सेंसिटिव नहीं होंगे, दोनों चीज है। इसलिए प्लीज बी फोकस। हो सकता है मेरे से कहीं गलती भी हो, मैं भी एक आप ही के एज का हूं, ऐसा नहीं 1-2 साल बड़ा हूं, बस हो सकता है कहीं मेरे से गलती भी हो, लेकिन मैं उससे लर्न करूंगा, आप उससे लर्न करेंगे कि हाँ भैया यहाँ आपने गलती बताया। ये नहीं, जज नहीं करना, कभी भी किसी को जज मत करिए कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये खराब। आई मीन लर्निंग फेज, ठीक है ना? तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, तो हो सकता है कुछ होने की चांसेस बहुत कम है, कुछ चीज हो सकती है कि गलत, तो उसमें ये नहीं कि भैया गलत पढ़ा रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूं सही पढ़ाऊंगा, कभी थोड़ा मोड़ा अगर हो जाए तो वो आप आ करके बताइए, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती किया, ठीक है ना? तो ये चीज। नेक्स्ट चीज, अब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉन्ड में रखे या मनी में रखे, कितना रखे कितना नहीं रखे, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला, आप कितना खर्च करते हैं, दैट इज लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आप कितना खर्च करते हैं। अगर आप खर्च ज्यादा करते हैं, आपका अगर एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है, खर्च आप ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको हाथ में पैसे ज्यादा रखना होगा या कम? ज्यादा, दैट इज व्हाट, मनी आपको ज्यादा रखनी होगी। अगर मनी आप ज्यादा रखेंगे तो बॉन्ड के लिए पैसे ज्यादा बचेंगे या कम? कम, दैट इज बॉन्ड में कम। उसी तरीके से तो ये बात हुआ कि आप अगर ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको हाथ में पैसे ज्यादा, बॉन्ड में आपका कम। तो पहला लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? ओके, लेट्स कम टू सेकेंड वन। सेकेंड वन इज व्हाट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मतलब बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको ज्यादा फायदा दे रहा है, ज्यादा हमको सूद लगान हमको दे रहा है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि बॉन्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा कि हाथ में पैसा कैसे भी करके कुछ खर्च कम करो, 10,000 से 5,000 करो, कैसे भी करके, और 5,000 और बॉन्ड में लगा दो, क्योंकि ज्यादा अर्न करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो हाथ में पैसा रखना महंगा, हाथ में पैसा कम रखेंगे, क्योंकि व्हाट, हाथ में पैसा रखना महंगा, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है, लॉस कर रहे हैं उस इंटरेस्ट रेट को।
means what? Interest rate increases means what? Cost of holding money get increases. Holding money get increases and that is also known as opportunity cost of holding money. Yes or no? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग पढ़ रखे हैं, जो चीज खो रहे हैं, तो मनी रखने से हम क्या खो रहे हैं? इंटरेस्ट रेट खो रहे हैं। तो यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो हम ज्यादा खो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। इस कारण हम हाथ में पैसा को नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे? अपने हाथ से मनी में कम रखेंगे और बॉन्ड में ज्यादा रखेंगे। एनी प्रॉब्लम? नहीं। उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, इंटरेस्ट रेट कम है, में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, चलो वहां लगाओ या हाथ में पैसा रखो, बात बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग? हाथ में पैसा को ज्यादा रखेंगे, क्योंकि हाथ में पैसा रखना महंगा नहीं हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हाथ में पैसा को ज्यादा रखेंगे। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी गेट डिक्रीजेस एंड दैट मीन्स व्हाट? अब मनी जो है हाथ में ज्यादा रखेंगे और बॉन्ड के अंदर पैसा हम इन्वेस्ट कम। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द टू फैक्टर दैट अफेक्टिंग, ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखेंगे कितना नहीं रखेंगे, क्या चेंजेस आएगी वेरिएबल्स के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। अब देखिए, आप अगर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आप क्या होता है, आप सिंपली थोड़ी सिंपल जाएंगे और कौन सा कंपनी उसके अंदर जाकर के खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई फ्लैट रेंट पे लेना चाहते हैं तो क्या होता है? आपको पता होता है कि कौन सा अच्छा मकान मालिक है, कौन सा जो मैं खोज रहा हूं उतना ही का, मेरे को 15,000 का फ्लैट चाहिए करोल बाग के अंदर। मैं गया, सिंपल पता नहीं कहाँ फ्लैट अवेलेबल है कहाँ फ्लैट नहीं है अवेलेबल, क्या करेंगे आप? सिंपल ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर लेकर के जाएगा और क्या, जो मकान मालिक है वो उसके पास ले जाएगा और सिंपल हम काम करेंगे। इस तरीके से वर्क यहां भी करती है कि आपके पास पैसे हैं, आप सोच रहे हैं बॉन्ड के अंदर अच्छा है, अभी मैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो मनी है यहाँ पे, दैट इज फंड 50,000 रुपए का, तो आप क्या करेंगे? आपको ढूंढना मुश्किल होगा कि कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा कंपनी खराब है और कौन सा मेरे लायक का कंपनी है। तो आप क्या करेंगे? जाएंगे ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे और ब्रोकर क्या करेगा? आपसे कुछ बोलेगा, कमीशन कितना मैं कमीशन लूंगा और आपको मैं इस कंपनी, ये कंपनी अच्छा है, आपको इतना प्रॉफिट देने की चांसेस है इस कंपनी के अंदर। अडानी टाटा के अंदर इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म में आपको चांसेस है देने के। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हो सकता है। तो यहां पर चार्ज क्या लगेगा? ब्रोकरेज चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज। तो इस तरीके से लोग इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को पैसे देंगे, कंपनी इनको शेयर्स देगी, बॉन्ड देगी, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, बट अगर अगर आम इंसान की बात करते हैं, आपके पास उतना 50,000 रुपए है, आप किसी ब्रोकर को कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई अच्छा ब्रोकर को 50,000 में क्या होगा, है ना, आप अच्छे ब्रोकर्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास अमाउंट कम है। तो आप क्या करेंगे? जो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारे एक जगह मिल जाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, समझ रहे हो, और यहां पर देंगे एक ब्रोकर को पैसा, सारे इन्वेस्टर मिल करके पैसा देंगे और ये इन्वेस्टर क्या करेगा? ये कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि यहां पर अगर कोई बड़ा ब्रोकर है, बड़ा जो रईस है, बहुत ज्यादा पैसे उसके पास, तो वो ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकता है, उसकी चार्जेस उठा सकता है ना। बट क्या सिंपल स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल जो इन्वेस्टर है वो नहीं ब्रोकर की चार्जेस उठा सकता, तो वो सारे लोग मिल करके एक जगह, उसके बाद क्या होगा? इन्वेस्ट करेंगे। जो यहां पर हमारा ये क्या होता है? एक्सपर्ट होता है ब्रोकर, ये इन्वेस्ट करेंगे। और इसी चीज को क्या कहते हैं? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे, क्या होता है ना। तो म्यूचुअल फंड के अंदर 5-10 कैटेगरी बनी होती है कि बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने का है ना, कहीं ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट, कोई लॉन्ग टर्म कंपनी के अंदर है, कोई रिस्की कंपनी के अंदर है। तो जो भी इन्वेस्टर है वो चूज किए और उसके अंदर पैसा वो डाले, वो इन्वेस्ट करेगा उस बैंक के अंदर।
गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के स्मॉल इन्वेस्टर को लाता है एक साथ और वो इन्वेस्ट करता है और कुछ प्रॉफिट यहां से अर्न करेगा, खुद यहां पे चार्ज रखेगा ब्रोकरेज चार्ज के रूप में, और बाकी को इधर जो है इन्वेस्टर को वो देगा प्रॉफिट। समझ रहे हो? दिस इज नोन एज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। और एक और इसके नाम है मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एंड मनी मार्केट फंड। दैट इज मनी मार्केट फंड को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे लिखेंगे? पुल टुगेदर फंड ऑफ मेनी पीपल and then used to buy bond. Pull together fund of many people and used to buy bond. ठीक है ना? मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा क्या करता है? पूल करता है और उसको क्या बॉन्ड में फिर इन्वेस्ट करता है। दैट इज अवर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। नाउ अब हमारा टॉपिक आता है डिमांड फॉर मनी। इतना एक्सप्लेन करने के बाद मनी, वेल्थ, इनकम, शेविंग, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इधर वाले बॉन्ड किसके ऊपर इफेक्ट करता है, कैसे चेंज करेगा, मनी में कितना, ये में कितना, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब हमारा आता है डिमांड फॉर मनी। आप अगर अपना रीडिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल हूबहू मिलेगी आपको, हूबहू सेम चेहरा मिलेगा आपको, सेम चेहरा। आप अगर रीडिंग को फॉलो करते हैं तो आपको सेम चेहरा बिल्कुल कॉपी मिलेगा कि यही चीज भैया बता रहे हैं। तो मैं फालतू का 1% भी नहीं बताऊंगा आपको, जरूरत भी नहीं है मेरे को बताना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, मैं अपने सेमेस्टर वाले से सीख करके या सीनियर होने के नाते मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। कॉलेज के अंदर फालतू काम नहीं करने का, पहला सजेशन। कॉलेज के अंदर ज्यादा फालतू चीजों में इन्वॉल्व मत रहिए, टाइम पास मत करिए। कॉलेज काम है, आना है क्लास, नहीं है क्लास नहीं आएंगे, या हम लर्न करेंगे तो आएंगे, अगर नहीं लर्न करेंगे तो नहीं आएंगे। हम घर में बैठ के पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे, सिंपल चीज। फालतू के बाहर में बैठना या घूमना वो सब फालतू काम छोड़ दीजिए। आपको 1-2 सालों के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसको बाद में जाकर के आपको फिर बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। दिस इज द मेन फेज। यही फेज है 3-4 सालों के अंदर, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, दोनों का। अभी 3-4 साल मेहनत कर लिए, जो भी जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर पहुंचने की संभावना ज्यादा होगी। पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन बहुत चीज लर्न कर लेंगे इस फेज के अंदर। इसलिए पहला सजेशन ये। दूसरा सजेशन, हमारे सेमेस्टर वाले या जो भी सीनियर्स हैं वो सीनियर्स होने के बाद इनसेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं। सेंसिटिव नहीं होते, इनसेंसिटिव। अच्छा आएगा सेमेस्टर, देख लेंगे ना, 10 ईयर से पढ़ लेंगे ना, क्या आ जाता है, चाहे छोड़ो ना, चलो ये इलेक्शन का काम देखते हैं। ये सब चीज में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इनसेंसिटिव नहीं होने का। मैं सिंपल बताता हूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस अपने बैचमेट्स का लेता हूं, अभी भी डेली लेता हूं। आपको पढ़ाने के बाद मैं जाऊंगा तो ऑनलाइन क्लासेस सुन के लूंगा, तो वो डेली लेता हूं, लेकिन वो इतना इनसेंसिटिव है मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है। सीनियर्स होने के कारण कि अच्छा ठीक है चलना, क्या है कॉलेज, ठीक है। बट कॉलेज के मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये आपका नॉलेज। आपने इसीलिए एडमिशन लिया है कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटी या मैथ्स आप डिपार्टमेंट लिए ताकि मेरे को नॉलेज रहे। एक बार आपने ये नॉलेज ले लिया ना इकोनॉमिक्स मैथ्स का यहाँ से, तो फिर आप क्लास में बैठ करके महारत होगा कि वो उसने महारत हासिल कर रखा है, उसको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होता है, वो रटता नहीं है, वो समझता है, वो इकोनॉमी को समझता है, वो करंट अफेयर को समझता है, ये आपको सिखाता है जर्नल। तो इसलिए मेरा एक सजेशन सिर्फ ये है कि आप इनसेंसिटिव नहीं बने, सीनियर्स हो करके बिल्कुल नहीं बने, हमारे सीनियर्स की तरह बिल्कुल इनसेंसिटिव नहीं बने, ठीक है। पढ़ाई से बिल्कुल रुचि रखिए, उसके सिवा आपका कोई नहीं है, वही आपका माई बाप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं डिमांड फॉर मनी पे। डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी किसे कहते हैं? डिमांड तो पता है कि लोग डिमांड करते हैं खाने पीने का, है ना, उसे डिमांड कहते हैं। उसके लिए जो पैसे चाहिए उसे डिमांड फॉर मनी कहेंगे, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो डिमांड क्या होगा? सम ऑफ ऑल
जितना भी लोग डिमांड किए उसका क्या कर दे, सम कर दे, और वो डिमांड हमारा बताएगा कि इतना मनी का डिमांड इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में। तो डिमांड फॉर मनी को कैसे डिफाइन करें? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड फॉर मनी बाय द पीपल इन द इकोनॉमी। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, जितने भी लोग हैं सभी को सम करो, इंडिविजुअल डिमांड को, जितने भी इकोनॉमी के अंदर लोग हैं उनको। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये आ गया, दैट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। Sum of all individual demand is known as demand for money. Okay, अब बात आता है, अच्छा डिमांड फॉर मनी की क्या रिलेशन है अलग अलग वेरिएबल्स के साथ, लाइक इंटरेस्ट रेट, लाइक इनकम, उसके साथ क्या रिलेशन? डिमांड कब हम लोगों ने सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, यहाँ पर भी कुछ डिमांड आया तो कोई तो कब होना चाहिए, क्या है? अगर कब आ गया तो कुछ इक्विलिब्रियम भी तो होना चाहिए, क्या है? इक्विलिब्रियम चेंज भी तो करना चाहिए, पढ़ा था हम लोगों ने कि डिमांड चेंज करता है, क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि डिमांड फॉर मनी की कर्व क्या है। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक दो वेरिएबल्स के साथ क्या रिलेशन। पहला अगर देखा जाए कि डिमांड कर्व का इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन, और यही हमारा कर्व बताएगा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन। अब सपोज इंटरेस्ट, डिमांड फॉर मनी सिंपल क्या है, लोग जब खाने पीने के लिए पैसे की डिमांड करें, मनी का डिमांड करें कि मेरे को पैसे चाहिए खाने पीने के लिए, मेरे को पिज्जा के लिए पैसे चाहिए, अकाउंट से जाकर के निकाले, डिमांड कर रहे हैं बैंक से, ठीक है। अब बात आता है ये इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट हमारा ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, उन्होंने बैंक के अंदर जमा कर रखा था, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको अर्न ज्यादा हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। तो वो क्यों सोचेगा कि मैं पैसे को निकालूं, वो जो है किसी भी तरीके से दोस्त से ले लो, इससे ले लो, लेकिन वो मैं पैसे को नहीं निकालूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगा तब क्या, हमारा कॉस्ट ऑफ निकालना, ठीक है ना, जब हम मनी निकालेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा हमको इंटरेस्ट रेट हमारा डिपॉजिट के ऊपर दे रहा है। दैट्स वाई व्हाट, हमारा डिमांड क्या करेंगे लोग, कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है, हाथ में पैसा नहीं, बॉन्ड के अंदर पैसा रखो, तो डिमांड मनी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो सभी कोई, हाँ या ना? हाँ। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या, लोग जो है वो सोचेंगे बॉन्ड के अंदर ही रहने दो, क्यों पैसे को निकालना, डिमांड वो कम करेंगे। बट अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सोचेंगे यार बैंक के अंदर रखो, बॉन्ड के अंदर रखो, फायदा तो नहीं दे रहा है, चलो इसको निकाल लेते हैं वहां से पैसे, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा। दैट मीन्स व्हाट, ज्यादा तो कम, कम तो ज्यादा, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड फॉर मनी। देखिए डिमांड कर्व पे आएगी, डिमांड कर्व क्या होती है, डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, या कर्व बताइए कैसे शिफ्ट करेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, समझ रहे ना। तो ये सारे फैक्टर आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होगा कि डिमांड कर्व क्या होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, फिर इससे आप डिराइव करेगा लॉ ऑफ डिमांड। गेटिंग माय पॉइंट? इस फैक्टर से तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड फॉर मनी। अच्छा ये है, अब इससे हम लोग डिराइव करेंगे क्या, डिमांड कर्व। क्या डिमांड फॉर मनी को, नहीं, लोन इज नॉट डिमांड फॉर मनी। तुम्हारा पैसा होगा तब ना तुम डिमांड करोगे, तुम्हारा पैसा है वो लोन को लोन कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ना, उसको डिमांड नहीं कहेंगे कि लोन ज्यादा हो गया तो लोग डिमांड मनी की ज्यादा कर रहे हैं, नॉट, दैट्स पार्ट ऑफ मनी दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, समझ रहे हो ना। लोन इज द डिफरेंट स्टोरी ब्रदर। ओके, सो दिस मीन्स, अब बात आता है कि डिमांड फॉर मनी, अब कर्व हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड व्हाट, इनकम। इंटरेस्ट रेट और किसके बीच का, इनकम, इनकम नॉट दिस इज मनी, मनी 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 डिमांड, समझ रहे हो ना। ये इंटरेस्ट रेट और मनी की डिमांड के बीच का ये रिलेशन बताता है। अब आप बताइए जब इंटरेस्ट रेट हमारा कम होगा
इंटरेस्ट रेट सपोज हमारा I1 है, कम है, तो डिमांड लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर इंटरेस्ट हमारा मार्केट के अंदर बढ़ गया, सपोज I0 से I1 हो गया, तो डिमांड लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डिमांड कम। तो ये देखिए एक पॉइंट तो यहां, ये एक पॉइंट हमारा यहां, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा क्या देगा, डिमांड फॉर मनी का। ठीक है ना, जो रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच का, इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड कितना इकोनॉमी के अंदर, इसके बीच का रिलेशन बता। दिस इज नेगेटिव है ना, जो हमारा ये है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और ये रिलेशन बता रहा है दैट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा है इसका, नेगेटिव रिलेशनशिप। Getting my point? So this is negative relationship with interest rate, that is demand for money. So how we can derive the demand curve? So this is downward sloping, okay. तो हम लोग क्या लिखेंगे, it gives negative relationship with the interest rate, ये नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट वन, डिमांड कर्व हम लोग सीख लिए कैसे ड्रॉ होगा, इंटरेस्ट रेट से ड्रॉ होगा। अब बात आता है इनकम के साथ क्या रिलेशन है डिमांड का, इनकम के साथ हमने इंटरेस्ट रेट के साथ देखा, और देखा साथ में उसी से डिराइव हो गया डिमांड कर्व। अब हम देख रहे हैं इनकम के साथ क्या रिलेशन है। तो उस क्लास के अंदर भी थोड़ा सा इसका डिस्कशन हुआ था, है ना, और यहां पर भी अगर आपका इनकम इंक्रीज कर रहा हो, सपोज Y इज रिप्रेजेंटेड बाय योर इनकम, इफ योर इनकम इज इंक्रीजेस, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप क्या, पहले आपका इनकम 50,000 था तो 10,000 का खाते थे, अब आपका इनकम 80,000 का हो गया, 30,000 से बढ़ा है आपका इनकम, तो आप क्या करेगा, 30,000 से ज्यादा खाना लगेगा। 30,000 से आपका इनकम इंक्रीज किया तो 30,000 से आप ज्यादा खाएंगे नहीं, आप सोचेंगे 10,000 से 15,000 5,000 ज्यादा खाएंगे, बाकी पैसे को अकाउंट के अंदर ही रहने देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या, इनकम बढ़ेगा तो हम मनी की डिमांड 10,000 से कितना करेंगे, 15,000, 5,000 ज्यादा करेंगे बैंक से अब डिमांड, बट इनकम जितना बढ़ रहा है उतना नहीं करेंगे, उससे हम लोग कम करेंगे। इनकम ज्यादा बढ़ेगा, मनी डिमांड बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स मीन्स कि इनकम अगर बढ़ रहा है तो लोग मनी की डिमांड ज्यादा करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अगर इनकम बढ़ गया 30,000 से तो मनी डिमांड बढ़ा है 5,000 से, इट्स मीन्स व्हाट, ये जो है इंक्रीज इन मनी डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन मनी डिमांड। कि इनकम इंक्रीज ज्यादा तेजी से करेगा एज कंपेयर टू मनी डिमांड। समझ रहे हो? ओके। इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मनी डिमांड, तो ये ज्यादा तेजी से करेगा। अब बात आता है ज्यादा तेजी से तो कर रहा है, लेकिन कितना तेजी से कर रहा है ये पता करना है कि कितना तेजी से मनी डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है एज इंक्रीज इन इनकम, कितना, दैट्स कितना तेजी से ज्यादा इंक्रीज करेगा, एंड दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिव। कितना रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितना रिस्पॉन्सिवनेस है मनी डिमांड का जब इनकम चेंज करता है तब। अगर ज्यादा तेजी से मनी डिमांड कर रहा है मतलब उसका रिस्पॉन्स ज्यादा है, अगर कम तेजी से मनी डिमांड कर रहा है इनकम चेंज करने के कारण तो उसका रिस्पॉन्सिवनेस कम। तो हमको पता करना है कि कितना तेजी से मनी डिमांड चेंज करता है, उस चीज को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। और हम लोगों ने पढ़ रखा है सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे मेजर किया जाता है, वेल डन, इलास्टिसिटी के थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते हैं।
कि प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी कम हो रहा है। हम जानते हैं कि दाम बढ़ेगा तो लोग कम खरीदेंगे, बट कितना कम खरीदेंगे, समझ रहे हैं, कितना लोग कम खरीदेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस हमको चेक करना है। वो कौन बताता, इलास्टिसिटी, है ना। तो ये तो इलास्टिसिटी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने क्या पढ़ा था, बताइए, कि प्राइस चेंज करने के कारण, जो यहां पे नाम है वो नीचे आएगा, प्राइस चेंज करने के कारण क्वांटिटी में कितना चेंज करेगा, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज करेगा, यही था हमारा इलास्टिसिटी। समझ रहे हो ना, कि प्राइस चेंज करने के कारण क्वांटिटी कितना तेजी से चेंज करेगा, है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट डेल क्यू बाई क्यू, डेल पी बाई पी इंटू 100 ऐसे मैथमेटिकल टर्म में करते थे, है ना। तो ये चीज था कि प्राइस चेंज करने के कारण हमारा क्वांटिटी कितना तेजी से चेंज कर रहा है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। प्राइस यहां पर है तो प्राइस नीचे था, इनकम अगर था तो इनकम इलास्टिसिटी, नीचे इनकम, इनकम चेंज करने के कारण कितना तेजी से चेंज कर रहा है क्वांटिटी, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस और नो। फिर क्या था, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, कि प्राइस अगर गुड 1 का चेंज करे तो उसके कारण गुड 2 में कितना चेंजेस हुआ है, दैट इज नोन एज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गेटिंग माय पॉइंट। हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि प्राइस चेंज करने के कारण क्वांटिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम चेंज करने के कारण क्वांटिटी, इनकम इलास्टिसिटी, और एक का प्राइस चलने के कारण दूसरे के प्राइस में चेंज हो, दैट इज नोन एज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब हमको क्या मेजर करना है, रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितना तेजी से मनी डिमांड चेंज कर रहा है इनकम चेंज करने के कारण। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस कैसे मेजर करेगी, थ्रू इलास्टिसिटी। अब जो है मनी डिमांड दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा इनकम। तो पहला क्या हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के कारण कितना ये रिस्पॉन्सिवनेस है, दैट इज इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एनी प्रॉब्लम, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी, मतलब इंटरेस्ट चेंज करने के कारण हमारा मनी कितना तेजी से चेंज करेगा या धीरे से चेंज करेगा, ये बताइए रिस्पॉन्सिवनेस। तो आप बताइए, अगर प्राइस यहां पे लिखा हुआ था तो नीचे में प्राइस, इनकम तो इनकम, ठीक है ना। उसी तरीके से यहां पे इंटरेस्ट है तो नीचे में क्या आएगा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रेट चेंज करने के कारण मनी डिमांड में कितना चेंज हुआ, एंड दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गेटिंग माय पॉइंट, कि इंटरेस्ट चेंज होने के कारण मनी डिमांड में कितना चेंज हुआ, दैट इज इन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। एनी प्रॉब्लम, नो। सो पहला फैक्टर था कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता था। दूसरा फैक्टर हमारा था क्या था, इनकम के ऊपर डिपेंड करना था। तो अब देखते हैं इनकम चेंज करने के कारण कितना, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड। तो इस बार इनकम आया तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, इनकम जाएगा, दैट इज इनकम चेंज करने के कारण मनी के डिमांड में कितना चेंज हुआ, डिमांड फॉर मनी, एंड दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एनी प्रॉब्लम, नहीं। दिस इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय के, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केस, स्मॉल के, और ये क्या स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, के एंड एच। ये आपको के और एच काम आएगा जब हम लोग मैथमेटिकल डिराइव करेंगे डिमांड फॉर मनी का, के और एच क्या होता है वहां पर काम आएगा। तो के आपको याद रखना है कि वो इनकम इलास्टिसिटी है, एच क्या है, सॉरी के क्या है हमारा, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, एच क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। तो ये आपको याद रखना। हाँ बोलिए, क्या के किस में दिया हुआ, इनकम में दिया हुआ, 1 सेकेंड, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, रुक जाना, के वाई माइनस एच, हाँ तो के इसके साथ आएगा और इस ये हमारा एच इसके साथ आएगा, करेक्ट, ठीक, करेक्ट, के आएगा इनकम के साथ, ठीक है। तो ये बात हुआ हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, हम ऐसे मेजर करेंगे। अब देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेट्स से
इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मनी की डिमांड बढ़ेगा या कमेगा? इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो आप मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे या कम? कम, मतलब ये कम, तो एक बढ़ा तो एक कमा, तो ये अगर पॉजिटिव है बढ़ रहा है तो ये क्या है? नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या देगा? नेगेटिव। दैट्स मींस व्हाट? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब इनकम इलास्टिसिटी, अगर इनकम बढ़ रहा है तो मनी की डिमांड आप ज्यादा करेंगे या कम? इनकम आपका ज्यादा हो रहा है तो आप ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे या कम? ज्यादा। तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या? एंड दिस वैल्यू गिव्स अस, एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस, हम लोग को पता चल गया, अच्छा हम इस मेथड के थ्रू हम मेजर करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस कि कितना इनकम से कितना इंटरेस्ट रेट से। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर कैसे बिहेव करता है, कितना रिस्पॉन्स करता है, शॉर्ट रन के अंदर कितना तेजी से चेंज करता है, लॉन्ग रन के अंदर कितना तेजी से मनी डिमांड चेंज करता है। अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी। देखिए, आप अगर माहौल बनाए रखिएगा ना तो फिर पढ़ाने में भी मजा आता है। इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी, हाँ मैं जानता हूं कि क्लास 7, 8 या 12th वगैरह 10th 12th में हम लोग बोलते थे, जब टीचर बोलते थे हाँ तो हाँ तेजी से, बिल्कुल। और बच्चा छोटा होता है तो और तेजी से बोलता है, वो सबके क्लासेस के पास जाओ तो बिल्कुल गूंजता है इतना तेजी से, ए पूरा सब कर रहा है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जबान से आवाज निकालना कम होते जाता है क्लास के अंदर। लेकिन ये खराब चीज है क्लास के अंदर, इसलिए टीचर्स उतना बच्चों के साथ एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के साथ, नहीं तो बच्चों के साथ पढ़ाना उनको बहुत मुश्किल चीज है। वैसे ही टीचर्स, कोई भी टीचर्स के लिए बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को टीचर के साथ, उसके लिए ये बोलना इंपॉर्टेंट होता है क्लास के अंदर। आप चुप रहिएगा, मैं बोलते रहूंगा, कुछ नहीं। इसलिए आपको समझ में आ रहा है हाँ ना, हाँ ना, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज होना बहुत जरूरी होता है कोई भी टीचिंग सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर हमारा क्या इफेक्ट होने वाला है इनकम। जो भी डाटा है वो यूएसए का है, जो भी डाटा, इंडिया का डाटा नहीं है क्योंकि इंडिया का ऑथर वो लिखा ही नहीं है ये। तो अगर डाटा की बात किया जाए तो इनकम इलास्टिसिटी कितना है शॉर्ट रन के अंदर? 11%, दैट इज 0.109। मतलब 11% का मतलब क्या समझ में आता है कि 1 रुपए अगर बढ़ती है किसी की इनकम तो 1 रुपए का सिर्फ 11% ही वो मनी की डिमांड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाट, अगर 1 रुपए किसी का इनकम दैट इज 100 पैसा, अगर इनकम इंक्रीज करता है तो वो मनी डिमांड कितना का इंक्रीज करता है? 11 पैसा का। गेटिंग ना? एंड दैट्स वैल्यू गिव्स अस व्हाट? 0.109 समथिंग। गेटिंग? तो ये चीज कि 1 रुपए बढ़ने के कारण लोगों ने सिर्फ 11 पैसे का इंक्रीज किया मनी की डिमांड में, और बाकी 89 पैसे को क्या बैंक के अंदर या बॉन्ड के अंदर ही रहने दिया। समझ रहे हो ना? हाँ। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं शॉर्ट रन के अंदर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। ये कितना है हमारा? 0.08। 0.08 इसका मतलब क्या है? 0.8%। 8% भी नहीं, 8% होता तो 0.8 समथिंग होता। 0.8% जो है वो इंटरेस्ट, मतलब मनी की डिमांड बढ़ा, अगर मनी की डिमांड अगर 1 रुपए से बढ़ा तो लोग 8 पैसे नहीं निकाल रहे हैं, 8 पैसे का भी 100 से डिवाइड करिए उतना वो निकाल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कि सपोज इंटरेस्ट रेट यहां पर चेंज किया, 1% से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो लोग जो है मनी की डिमांड 0.8% से डिक्रीज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या देता है? नेगेटिव रिलेशनशिप देता है। इस कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मनी की डिमांड लोगों ने 0.8% से कम कर दी। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में क्या है? दैट इज 0.532%, दैट इज 50%। इसका मतलब क्या कि लॉन्ग रन आने में अगर 1 रुपया बढ़ता है तो उससे लोग कितना डिमांड करते हैं? 50% बढ़ गया है, मतलब 50 पैसे का इंक्रीज कर दिए।
शॉर्ट रन के अंदर 11 पैसे का इंक्रीज था, लॉन्ग रन के अंदर 50 पैसे का इंक्रीज है। गेटिंग माय पॉइंट? ये देखिए, आप अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं कैसे, तो यहां पर अब क्या किया जाए, जो हमारा 53.53 बाई 100 आप अगर करेंगे तो जो भी होगा वैल्यू वो आएगा कि 50 पैसे लोग निकाल रहे हैं अगर 1 रुपए इंक्रीज करता है तब। मतलब लॉन्ग रन के अंदर लोग डिमांड ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। इनकम मेथड में ये समझ में आया। अच्छा, इंटरेस्ट में क्या है हमारा, दैट इज 0.04 0.04। इसका मतलब क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब 0.4%, इसका मतलब है अगर इंटरेस्ट रेट हमारा 1% से बढ़ रहा है तो लोग मनी की डिमांड कम कितना से कर रहे हैं, 0.4% से कम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? अगर मनी की डिमांड कम हो रहा है तो लोग 0.4% से ज्यादा कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो ये इफेक्ट, ये 0.4 नहीं, ये 0 नहीं होगा, 0.04 होगा। 0.4 है रीडिंग के अंदर, 0.4 होगा, 0.4 होना चाहिए। तो ये मतलब 40% से लोग ज्यादा करेंगे। आज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो लोग सोचे चलो छोटा टाइम के लिए बढ़ाया गया है, रहने दो पैसे। आज अगर इंटरेस्ट रेट सपोज मार्केट के अंदर कम किया गया, आपका पैसा जमा था, आप देखें इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया, हमारे पैसा पे कम होगा, तो आप सोचेंगे रहने दो, एक आध महीना का बात, बाद में जाकर के बढ़ाएगी। तो आपने पैसा को रहने दिया, लेकिन आप 4-5 महीने 1 सालों के बाद देख रहे बढ़ा ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप, पैसा को निकालेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉन्ग रन के अंदर लोग मनी की डिमांड को ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट रन के अंदर, चाहे इनकम हो चाहे इंटरेस्ट इलास्टिसिटी हो। दैट्स मीन्स, गेटिंग माय पॉइंट, कि लॉन्ग रन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन व्हाट, शॉर्ट रन इलास्टिसिटी। दैट्स व्हाई पीपल डिमांड मोर मनी इन लॉन्ग रन देन शॉर्ट रन। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। हाँ, किसी को अगर डाउट होगा भाई तो बिल्कुल पूछना, चुप नहीं रहना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बोलना है भैया समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए मेरे, चुप नहीं रहना, फिर से रिपीट करना पड़ेगा, इतना ही। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। डिमांड फॉर मनी की इतनी कहानी, इंटरेस्ट रेट के साथ क्या था, डिमांड कब डिराइव कर लिए, इनकम के साथ क्या था, सेंसिटिव इलास्टिसिटी आया, फिर लॉन्ग रन शॉर्ट रन आया कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, लॉन्ग रन ज्यादा है शॉर्ट रन कम। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डिमांड फॉर मनी। व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डिमांड फॉर मनी? सो लेट्स कम टू मैथमेटिकल इक्वेशन। मुझे लगा था कि मैथमेटिकल इक्वेशन आप में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक और चैप्टर दिया हुआ था, लगभग मनी के चैप्टर आपका 50 पेज का है आपके रीडिंग के अंदर, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर है, तो दूसरे चैप्टर के अंदर देखा नहीं ये दिया हुआ है, तो मेरे को लगा नहीं बताना सही। ठीक है, टोपी मास्टर ध्यान कर रहे हैं या नींद आ रहा है? ध्यान कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डिमांड फॉर मनी, तो क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन भैया बताइए, उस क्लास में आपने रहने दिया कि नहीं, आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो आइए, डिमांड फॉर मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो सपोज एल की वैल्यू डिमांड, अब आप ही बताना, इनकम अगर ज्यादा होगा, इनकम वाई की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, ठीक है, आराम से जाना, तो इनकम अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो लोग मनी की डिमांड एल की वैल्यू ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा या कम, क्या होगा, ज्यादा। तो यार बोलो यार, अगर इनकम, इस बार इनकम नहीं, हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं, क्या एमडी यूज कर रहे थे, एल से मैथमेटिकल में यूज होता है, ठीक है ना। नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग एमडी लिख रहे थे ताकि डिमांड, बट इन मैथमेटिकल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो अगर बात करें इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन था, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, कम। ये हम लोग रिलेशन देख चुके। ये एक और बात बताइए, क्या जितना इनकम इंक्रीज करेगा उतना ही डिमांड इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? नहीं। तो कितना डिमांड इंक्रीज करेगा कौन बताता है? क्या रिप्रेजेंट किए थे इनकम को, किस चीज से? के। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग आगे में, के, कि के अमाउंट हमारा डिमांड इंक्रीज करेगा। बिल्कुल हाँ, कि के अमाउंट इनकम में से के अमाउंट की हमारा डिमांड इंक्रीज करेगा, ये चीज। अब आप बताइए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एल तो कमेगा, लेकिन क्या जितना इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ेगा उतना ही कमेगा, हाँ या ना? नो। समझ रहे हो ना कि बिल्कुल इक्वल नहीं, मनी डिमांड बिल्कुल इक्वल नहीं है, चाहे इनकम रहे चाहे इंटरेस्ट रेट रहे। तो क्या जितना तेजी से बढ़ेगा उतना ही तेजी से ये कम होगा? नहीं। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए थे कि कितना तेजी से कम होगा? दैट इज एच, दिस इज एच। अब आप बताइए कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसको मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, पॉजिटिव से नहीं रिलेट बोलेंगे, समझ रहे ना? और बढ़ रहा है तो कम रहा है, तो इसको किस चीज से करेंगे, नेगेटिव से करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉजिटिव से करेंगे, निगेटिव से करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव के वाई और निगेटिव एच आई, एंड दिस इज एल इज इक्वल टू दैट इज के वाई माइनस एच आई। यस और नो? दिस इज आवर मैथमेटिकल इक्वेशन। के क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। एच क्या है बताइए, एच क्या है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। सो दिस इज आवर मैथमेटिकल इक्वेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी डिमांड फॉर मनी की क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको लिख करके आना है, ठीक है ना? सबसे पहले आपको जो दो इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच का रिलेशन है ऊपर में वो लिखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हैं ना? उसके बाद आपको ये चीजें डिराइव करनी। तो दिस इज आवर रिलेशन। ये रिलेशन क्या बता रहा है कि y की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो l की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर h i की वैल्यू बढ़ेगी तो सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो टोटल को कम बनाएगा, तो l की वैल्यू कम होगी। यस और नो? यस, कि i की वैल्यू ज्यादा होगी, सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, पूरा का वैल्यू को कम बनाएगा, मनी डिमांड कम होगा। ठीक है, ये बात रहा। तो L इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई। के आपको पता है क्या है, y आपका इनकम है, h पता है क्या है, i आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ओके। अब इसी के थ्रू आप लोग अगर चाहे, कोई अगर चाह रहा है कि नहीं मेरे को डिमांड कर्व पूछा है कि व्हाट इज डिमांड फॉर मनी और उसका कर्व ड्रॉ करना है, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू आप ड्रॉ कर सकते। इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू खासियत ये है, आप वहां पे शो करेंगे कि भैया देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर मनी कम हो रही है, और ये कम रहा है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो? और इसी को कर्व के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू कि कम है तो डिमांड ज्यादा है। एल से रिप्रेजेंट अब करते हैं, L1 ज्यादा है इंटरेस्ट रेट तो डिमांड कम है। तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू भी डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। समझ रहे हो ना ये चीज आप? हाँ, क्या है इनकम का रिलेशन? हाँ, इनकम के रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हो, बट इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच का ये रिलेशन है, नॉट इनकम, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज द मेन प्लेयर इन द इकोनॉमी। हम लोग पढ़ेंगे आगे इंटरेस्ट रेट क्यों इतना महान होता है, क्यों इंटरेस्ट रेट है सिर्फ, इनकम क्यों नहीं है उसकी जगह पे, यही ना आ रहा है सवाल। हाँ, पॉजिटिव रिलेशन है। नहीं नहीं नहीं, शो नहीं कर सकते, ठीक है ना? शो कर सकते हैं बट हम लोग नहीं करेंगे, बुक नहीं किया है या कहीं नहीं की। समझ रहे हो ना? डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन ही आता है कि वो इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के बीच का रिलेशन है, इनकम का नहीं। तो इनकम कहां से आता है? गेटिंग ना? हम लोग आगे देखेंगे इंटरेस्ट रेट क्यों इतना महान चीज, सारी जगह इंटरेस्ट रेट की बात की जाती है, क्यों बात की जाती है, हम लोग आगे देखें। ये फिर आता है, फिर हमारा डिमांड फॉर मनी पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखना है सप्लाई फॉर मनी।
मैंने एक छोटा सा तिनका भी आपके रीडिंग से नहीं छोड़ा, एक छोटा सा तिनका केस स्टडी जो भी दिया हुआ है, डाटा दिया है, सारा मैंने उठाया, ठीक है ना, बिल्कुल उठाया है। मैं ये छोड़ देता है इनकम इलास्टिसिटी, लेकिन मेरे को डर लगता है कहीं अगर आ जाए तो बेकार का फंस जाए, इसलिए जो भी है पूरा बताओ। अब नेक्स्ट थिंग आता है हमारा सप्लाई फॉर मनी। अब मनी की सप्लाई कौन करती है? किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक, वहां के सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई करती है। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, जो मनी की सप्लाई करती है कि इतनी मनी की सप्लाई हम इस टर्म में करेंगे, इस पीरियड ऑफ टाइम में हम इतना मनी हम सप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है, वो फिक्स कर देती है कि मेरे को इतना सप्लाई करना है, समझ रहे हो ना, अपने मनी सप्लाई को क्या करते, फिक्स कर देती, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम बार। बार मतलब ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब फिक्स, गेटिंग ना, कि मनी सप्लाई को उसने फिक्स कर दिया है, ये चीज। तो सप्लाई फॉर मनी की अगर बात करें हम, तो ये क्या है कि आरबीआई को फर्क ना पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है नहीं है, वो क्या करती है, हाँ व्हाट, आ रहा हूं भैया जी, आ रहा हूं, समझ रहे ना, वो मेरा ही लिखा हुआ है तो मुझे पता है, मेरे हाथों में भी है, तो हाँ नहीं नहीं स्किप नहीं करूंगा, तो वहां पर आने के लिए मेरे को ये बताना है। तो ये इनकम और क्या मनी सप्लाई या मनी डिमांड के बीच का रिलेशन है, ठीक है। ये कब, ये क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट कितना भी रहे आरबीआई को फर्क नहीं पड़ता है, उसने एक किसी भी टर्म में अपना मनी सप्लाई को फिक्स कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट, उसने मनी सप्लाई को फिक्स कर दिया। सो दिस वर्टिकली कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज मनी सप्लाई कर्व दैट इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, दैट इज एम बार। एनी प्रॉब्लम? Any problem? Not. And this is not supply for money, this is supply for real money, supply for real money, जो रियल वैल्यू हो, जो रियल परचेसिंग पावर हो, रियल की मैंने बात बताया था, रिप्रेजेंटेड एज एम बाई पी। गेट खोल दो, दोनों गेट ओपन करो, आ जाएगा, हाँ वो भी आ रहा है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, हम फर्क ना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। तो व्हाट, इसका मतलब क्या है कि हमारा इसने फिक्स कर दिया आरबीआई ने, दिस इज आवर वर्टिकल कर्व दैट रिप्रेजेंटेड एज मनी सप्लाई कर्व। एनी प्रॉब्लम? ओके, एंड दिस इज रियल मनी सप्लाई, नॉट नॉमिनल मनी सप्लाई, जो एक्चुअल में परचेसिंग पावर को बताता है। इकोनॉमी में हमेशा क्या नॉमिनल के टर्म में नहीं, रियल के टर्म में बात करना चाहिए, कि आपके पास हाथ में पैसा है, वो डिपेंड नहीं करता इस पैसा से आप कितना खरीद सकते हैं, वो डिपेंड करता है। हाथ में पैसा है, नॉमिनल वैल्यू, आप उस पैसे से कितना गुड्स को खरीद सकते हैं, वो क्या रियल, कि उस पैसे की औकात कितनी है खरीदने की गुड्स की, दैट इज नोन एज रियल। पैसा है, फर्क ना पड़ता, इस कारण इकोनॉमी में रियल टर्म में बात की जाती है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिमांड फॉर या रियल मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई। और रियल की बात आती है तो मैंने बताया था ये एम बाई पी होता है रियल, यस और नो? यस, दैट इज एम बाई पी, सो दिस इज एम बाई पी, ठीक है ना। हम एम बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम बाई पी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं। सप्लाई फॉर मनी की कहानी खत्म, कि सप्लाई क्या होता है, कि कितना इंटरेस्ट रेट पे कितना आरबीआई सप्लाई कर रही है, क्या करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम में वो फिक्स कर देती है, तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स कर दिया तो कर्व कैसा, वर्टिकल बना, है ना, वर्टिकल बना, साथ में ये क्या रियल मनी सप्लाई होता है, एज रिप्रेजेंटेड बाय एम बाई पी। लेट्स कम टू इक्विलिब्रियम। अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम क्या होगा, या इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे इंटरेस्ट रेट। तो कैसे डिटरमाइन, इंटरेस्ट रेट कौन सा एक्सिस पे है, आई, प्राइस जैसे था, और क्वांटिटी यहां पर क्या है, इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड, गेटिंग ना। तो इंटरेस्ट रेट वर्टिकल एक्सिस पे है। अब हमें इंटरेस्ट रेट जानना है तो क्या करेंगे, मनी सप्लाई कर्व, मनी डिमांड कर्व, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट बताएगा। सो इस तरीके से हम इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेंगे, देखने जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज, हाउ टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए मनी जो होता है ना, इसके अंदर दो चीज होती है, मनी के अंदर दो पार्ट होता है। पहला तो हम लोग देख चुके हैं करेंसी,
एंड दूसरा क्या, चेकेबल डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट लिखे सही होगा। तो मनी का देखिए दो पार्ट होता है, पहला तो करेंसी, दूसरा मनी डिमांड, या ये क्या डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, आपके पास कुछ पैसा है तो कुछ क्या रखेंगे, हाथ में रखेंगे, कुछ पैसा को बैंक में जमा करेंगे। तो ये जो हाथ में पैसा रखेंगे इसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, कि कितना मार्केट के अंदर करेंसी होगा, कौन डिपेंड करता है किसके ऊपर, आरबीआई। बट आपके पास कितना आप डिमांड बैंक के अंदर जाकर के जमा कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक के ऊपर भी और आरबीआई के ऊपर भी। गेटिंग माय पॉइंट, बैंक के ऊपर भी और आरबीआई के ऊपर भी, तो दोनों पार्ट। तो अब हम लोग इंटरेस्ट रेट फाइंड करेंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा जो ये हमें पूरा बताएगा स्टोरी को, जो हमारा आरबीआई का है, और दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि बैंक के अंदर कैसे डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हो? तो दिस इज पार्ट नंबर 1, वे कैसे हम लोग इंटरेस्ट रेट फाइंड करेंगे जब आरबीआई करेंसी को सप्लाई कर रही है, डिमांड डिपॉजिट रेट 0। मान लेते हैं कि डिमांड डिपॉजिट है ही नहीं पूरे इकोनॉमी के अंदर, करेंसी सिर्फ। ठीक है, तो ये पार्ट। तो आइए हम लोग इंटरेस्ट रेट को फाइंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम लेवल। कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट, मनी डिमांड, दिस इज आवर डिमांड कर्व रिप्रेजेंटेड बाय एल, एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व, है ना? ओ सॉरी दिस इज नॉट सप्लाई कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। गेटिंग ना? ये गलती नहीं करके आनी है, क्या? हाँ, विच इज फिक्स्ड बाई आरबीआई, सो दिस इज आवर मनी सप्लाई कर्व। तो ये गलती आपको नहीं करके आनी है। ये जो मैंने गलती किया इससे सीखिए कि ये चीज आपको नहीं करना है कि डिमांड और सप्लाई बना दिया और करके आ गए, तो ये आपका फिगर गलत होगा। ठीक है, और जहां भी आपका ये बनेगा, दिस इज आवर इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना? ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है, जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यही इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, ये बात। अब बात आता है कि इक्विलिब्रियम लेवल चेंज कैसे करेगा, हाउ इक्विलिब्रियम लेवल चेंज, कैसे चेंज करेगा? तो देखिए दो तरीके से चेंज कर सकता है। पहला चेंज कर सकता है कि मनी डिमांड चेंज कर जाए, मनी की डिमांड क्या कर जाए, चेंज कर जाए। पहला तरीका कि मनी का डिमांड चेंज कर जाए। क्या हुआ कार्तिक, इक्विलिब्रियम चेंज कैसे करेगा, क्या हुआ बताओ? इक्विलिब्रियम कैसे चेंज करेगा? चाहे तो ये चेंज करे, चाहे तो ये चेंज करे। क्या देख रहे हैं हम? हो सकता है आरबीआई नेक्स्ट साल में सप्लाई को बढ़ा दे, समझ रहे हो ना? देख रहे हैं हम कि आरबीआई हो सकता है नेक्स्ट साल में सप्लाई को बढ़ा दे, तब क्या होगा? तो ये दोनों इफेक्ट, दैट इज चाहे तो मनी डिमांड चेंज करे, चाहे तो मनी सप्लाई चेंज करे। तो मनी डिमांड कैसे चेंज कर सकता है ये बताइए? चाहे तो मनी डिमांड इंक्रीज कर सकता है, चाहे तो मनी डिमांड डिक्रीज कर सकता है। ठीक है ना? मनी डिमांड चाहे तो बढ़ सकता है, चाहे तो कम हो सकता है। अब हम देखें कि इनकम के चेंज होने के कारण मनी डिमांड लोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। यस और नो? इनकम बढ़ेगा, लोग मनी डिमांड ज्यादा करेंगे। तो लेट ये क्या इंक्रीज किया, किस कारण? इनकम बढ़ा, इस कारण। कर्व कैसा बनेगा? दिस इज आवर इनिशियल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय E0, दिस इज I0। अब हमारा इनकम बढ़ गया, जिसके कारण लोग मनी डिमांड ज्यादा करेंगे, जिसके कारण कर्व किधर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड की ओर। यस और नो? यस और नो? समझ रहे हो ना कि इनकम बढ़ा, मनी डिमांड बढ़ा, कर्व कैसा शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड की ओर। राइटवर्ड शिफ्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, मनी सप्लाई को तो सेम रखा था, अब मनी का लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब मनी का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई के कंपैरिजन में, तो प्राइस पहले क्या होता था, बढ़ता था। हाँ या ना? पहले लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन है, तो क्या होता था कि प्राइस इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाता था। वैसे ही यहाँ पर मनी का डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं, उतना मनी नहीं। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस ऐसे कर सकते हैं, जो डिमांड कर रहे हैं वो अपने अकाउंट के अंदर ही पैसा को रहने दे, वो डिमांड करना कम कर दे। कैसे कम करेंगे? इंटरेस्ट रेट को हम उनका बैंक के अंदर जो डिपॉजिट कर रखे उस पर बढ़ा देंगे, कि 5% से हम 8% कर दिए, तो वो लोग देखेंगे मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है, वो डिमांड करना कम कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट?
यस और नो? तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके डिमांड क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कि लोग जो है उनको दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए कि आप बैंक अकाउंट के अंदर ही रखिए। गेटिंग ना? तो इस तरीके से होता है कि जब इंक्रीज होगा डिमांड, शिफ्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा I1। एनी प्रॉब्लम? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बोर्ड को क्लीन करके अच्छे से, यही चीजें आपसे पूछेगी, यही चीजें आपके इसके अंदर भी पूछी हुई है, असाइनमेंट के अंदर भी वो चीज पूछी हुई है ना। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, कैसे चेंज करेगा, इनकम में चेंज होने के कारण। आपके असाइनमेंट के अंदर भी यही चीजें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप देख लो असाइनमेंट को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि नहीं बने, समझ रहे हो? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि नहीं बने। 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम देखने जा रहे हैं क्या, प्लीज बात नहीं करें, जो भी बात करना है मेरे से करें। क्या भाई? मेरे को ना पता हूँ। देखिए यहां पे देखिए और समझिए बस। इंक्रीज किया गया, किस कारण इंक्रीज किया, इनकम इंक्रीज किया, जिसके कारण मनी डिमांड इंक्रीज किया। ओके, दिस शिफ्ट दैट इज L0 से L डैश पे ये शिफ्ट किया। मेरा हमेशा लिखने का ये तरीका होता है, जब भी मैं कब ड्रॉ करता हूँ, चाहे एग्जाम में चाहे कहीं भी करूँ, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। इनकम बढ़े जिसके कारण मनी डिमांड बढ़ा, जिसके कारण शिफ्ट किया, शिफ्ट इन मनी डिमांड कब कब शिफ्ट करने के कारण क्या हुआ कि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, मनी की ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू सप्लाई। अब अगर डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या कराना पड़ेगा, उनको बैंक के कहेंगे इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देंगे, तब वो डिमांड को कम करें। तो इस कारण क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दी, यहां पर फिर E1। तो फिर यहां पर जाकर के डिमांड को लोग धीरे धीरे कम करेंगे और यहां पर फिर सप्लाई के बराबर होकर के E1 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कि डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जिसके कारण लोग मनी की डिमांड करना को कम करेंगे, जिसके कारण मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल होगा और न्यू इक्विलिब्रियम एट E1। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? आगे बढ़, कब कम करेंगे, सेम स्टोरी आपको कर देना है। दिस इज आवर L MS I M D, ये हमारा इंटरेस्ट रेट इनिशियली I0। कब डिक्रीज करेगी, जब इनकम डिक्रीज करेगा, तभी ना कि इनकम को क्या किया गया, डिक्रीज किया गया, जिसके कारण मनी डिमांड डिक्रीज हुआ, जिसके कारण शिफ्ट किधर की ओर करेगा, लेफ्टवर्ड की ओर करेगा, और लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा कुछ इधर ऐसे। अब यहां पर क्या हुआ, अब हुआ कि लोगों ने मनी की डिमांड करना कम कर दिए, मतलब डिमांड अब क्या है, कम है, देन व्हाट, सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई ज्यादा हो रखा है पैसा का, सप्लाई ज्यादा गुड्स का है देन जितना मांग कर रहे हैं लोग, तो हमने क्या पढ़ा था सेमेस्टर 1 में कि प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पढ़ा था कि ज्यादा सप्लाई है, ओवर प्रोडक्शन मींस व्हाट, प्राइस गेट रिड्यूसेस। अब यहां पर पैसा का अगर ज्यादा है तब यहां पर क्या होगा बताइए, इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, तब हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा कुछ ऐसे। तो यहां से फिर इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, ताकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। क्यों इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होगा, अब सोचेंगे कि बैंक के अंदर पैसा रखना अच्छा बात नहीं, लोग क्या करेंगे, पैसा का डिमांड करना स्टार्ट करेंगे कि लाइए मेरा पैसा दीजिए, डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर सप्लाई के बराबर आ जाएगा।
गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, ठीक है। सो दिस थिंग, ये हुआ डिमांड की पार्ट। अब आता है सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है और कैसे चेंज करता है। ये क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, बट यहां से आने से पहले आपको पता होना चाहिए इनकम चेंज होने का कारण क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया, इतना समझाने के लिए बैकग्राउंड जाना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन आपका लेकिन ज्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे फिगर है, और फिगर इकोनॉमिक्स में सबसे प्यारा मैथमेटिकल और फिगर होती है। क्वेश्चन थ्योरेटिकली नहीं होते कि बताइए फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, बताइए मनी क्या होता है, वो सब पूछने वाले नहीं है, चांसेस बहुत कम। बताइए प्रिकॉशनरी डिमांड क्या होता है, चांस कम है, हो सकता है पूछ ले, ठीक है ना, इसलिए बट बताना पड़ता है। ओके, लेट्स कम टू मनी सप्लाई कैसे चेंज करेगा, कैसे चेंज करते हैं वो, क्योंकि मनी डिमांड देख लिए बढ़ना कमना इनकम से कर सकते हैं। अब हम लोग मनी सप्लाई के ऊपर जाते हैं। कोई इंसान पूछ सकता था मेरे से, भैया मनी डिमांड तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम, इंटरेस्ट रेट, तो आपने तो बता दिया कि इनकम चेंज होने के कारण कैसे शिफ्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण आपने बताया, लिखा हुआ है, हाँ ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन बताया कि कैसे चेंज करेगा, नहीं बताया। तो यहां पर देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट और ये हमारा मनी, दिस इज आवर डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय एल, इनिशियली डिमांड का वर्ब इज दिस। अब इंटरेस्ट रेट सपोज दैट बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट तो इसका पार्ट है, इसका स्लोप है, इंटरेस्ट रेट इसका क्या है, स्लोप है, पार्ट है। अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए तो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इसका स्लोप अगर करते हैं तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट बाई चेंज इन व्हाट, मनी डिमांड। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए मतलब कि स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ या ना, ऊपर वाला बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो स्लोप तो बढ़ेगा। अगर स्लोप बढ़ेगा तो ये कर्व कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, स्टीपर। गेटिंग माय पॉइंट, स्टीपर। स्टीपर क्यों बनेगा, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा स्लोप है, यस और नो, गेटिंग या ना, हाँ। फिर से, इनिशियली हमारा ऐसा डिमांड कर्व था, इंटरेस्ट रेट सपोज दैट बढ़ गया, अगर स्लोप की बात करते तो वो क्या बताता है, चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, यही ना। ये हमारा सपोज y0 है, ये हमारा y1, ये यहां पर x0, ये x1 है, तो ये चेंज हमारा ये बताएगा कि कितना स्लोप चेंज किया है, दैट इज इंटरेस्ट रेट का कितना चेंज हुआ है, इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस पे, वाई व्हाट हमारा मनी की कितना चेंज हुआ है, मनी डिमांड का कितना चेंज। अब इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है, बढ़ा है, स्लोप के ऊपर में क्या है, इंटरेस्ट रेट ना है, तो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, बढ़ा, मतलब स्लोप क्या हुआ, बढ़ा। अगर स्लोप बढ़ता है तो कैसा कर्व बनता है, स्टीपर, कैसा, स्टीपर। तो यहां पर क्या हुआ कि स्लोप बढ़ा, इसका मतलब कुछ कर्व ऐसा शिफ्ट किया होगा, शिफ्ट नहीं किया होगा, चेंज इसे कहते हैं कि चेंज किया होगा, तो कैसा बना होगा, अब कुछ कर्व सेम यहां पे ऐसा दे रहा है, तो यहां पर देखिए आई का वैल्यू क्या है, ज्यादा है देन व्हाट, एमडी का वैल्यू, तो दैट मींस व्हाट, स्टीपर बना होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा होगा तब कर्व। गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो क्या होगा, दिस इज आवर एल, इंटरेस्ट रेट कम हुआ होगा, ये इनिशियली I0 है, अब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, स्लोप कम होगा, अगर स्लोप कम होगा तो पहले ऐसे खड़ा हो रहा था, अब क्या होगा, ऐसे कुछ सो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर आप देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा चेंज कर रहा है, कुछ इतना, यहां पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा चेंज कर, समझ रहे ना, मतलब y की वैल्यू यहां ज्यादा है देन वैल्यू ऑफ x, गेटिंग, यहां पर क्या है, y की वैल्यू कम है देन x, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट हमारा कम हुआ तो कैसा बनेगा, हमारा सिंपल फ्लैटर बनेगा। बुक में तो सीधा लिख देता है, इतना एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, आप अंदर तक जा करके सोचिए क्यों स्टीपर बन रहा है, क्यों फ्लैटर बन रहा है, ठीक है ना। क्या, हाँ
मतलब नहीं समझ रहे, फिर से बोलो। वैल्यू पुट करेंगे, हाँ 1 2 3 करके जी, कई सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हाँ कर्व अपने आप डाउन होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ज्यादा अगर आप यहाँ पर क्या ज्यादा इंटरेस्ट रेट करने लगे तो आपको खुद कर्व आ जाएगा यहाँ पे डाउन मैथमेटिकली। आपका अगर आपका कम इंटरेस्ट रेट आप करते हो तो खुद कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो ना? तो वो ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते। तो ये हमारे नोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण कर्व चेंज करता है, स्टीपर और फ्लैटर बनता है। बढ़ेगा स्टीपर बनेगा, कमेगा फ्लैटर बनेगा। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, मनी सप्लाई। दिस चेंज टू मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई कर्व चेंज होने के कारण भी चेंज हो सकता है इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, है ना? एक तो मनी डिमांड था जिसके कारण चेंज हो रहा था, अब क्या हो सकता है? मनी सप्लाई के कारण चेंज हो सकता है। यस और नो? यस। तो मनी सप्लाई के कारण कैसे चेंज करता है ये देखिए। तो मनी सप्लाई क्या हो सकता है? चाहे तो ज्यादा हो सकता है और चाहे तो, अरे बोलो यार, कम हो सकता है। चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज। अब इंक्रीज कब होता है मनी सप्लाई? तो ये अब देखिए, ये आप समझिए किस तरीके से मनी सप्लाई को आरबीआई बढ़ाती है इकोनॉमी के अंदर, लाइक कोविड टाइम कैसे हमारा बढ़ाया गया मनी। तो ये आरबीआई है, ये बैंक या पब्लिक। तो आरबीआई क्या करे? इसे पता है कि कोविड आ रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, उनके पास पैसे नहीं है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो क्या करेगी आरबीआई? आई बोली मैं लोगों को पैसे दूंगा, तो ये पैसे दी, लेकिन बदले में इनसे क्या लेगी? बॉन्ड। क्या लेगी? बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? और गवर्नमेंट अगर काम करे तो इस बॉन्ड को कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इसी चीज को यूएसए के अंदर कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर पैसा अगर बढ़ाना है इकोनॉमी के अंदर तो बॉन्ड को क्या करेगी आरबीआई? लेगी। और लेना मतलब क्या? आप किसी चीज से जाकर के शॉप से सामान खरीद रहे, मतलब क्या? बाय करना। यस और नो? हाँ या ना? तो कभी हाँ क्या देना तो पड़ेगा, ऐसे ही तो पैसा नहीं देगा, देना तो पड़ेगा, कम इंटरेस्ट रेट लेगा, यही ना? लेकिन देना तो पड़ेगा। आरबीआई ना, पापा अगर तुमको बोले कि तुमको बेटा दिल्ली में नहीं रहना है, तुम रह लोगे? नहीं बोलो, नहीं ना? तो आरबीआई बाप है, ठीक है ना? तो ये चीज दैट इज, ये हमारा बात किया जाए कि ये बॉन्ड को देगा, समझ रहे हो ना? किसको? ये। तो आरबीआई क्या कर रहा है? बॉन्ड को खरीद रहा है, बाय बॉन्ड। तो जब बॉन्ड का बाय किया जाएगा इसका मतलब क्या? इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाया जा रहा है। यस और नो? यस। सो दिस थिंग यहां पे आपको लिखना होगा आरबीआई, बैंक या पब्लिक फंड, बॉन्ड, बाय बॉन्ड। ठीक है ना? तो बाय होगा बॉन्ड। तो अगर मनी सप्लाई को भैया बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाती है आरबीआई? बॉन्ड को बाय करके, या बाय की जगह पे परचेस भी लिखता है, बॉन्ड को बाय बॉन्ड। ठीक है ना? कि उसने बॉन्ड को परचेस किया, बदले में उसको पैसा दिया और उस तरीके से वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है? अब अगर मनी सप्लाई को कम करना है, क्या करना है? मनी सप्लाई को कम कर। अब कम करना है तो क्या करना होगा? अपोजिट इफेक्ट कर दीजिए, आरबीआई बैंक। आरबीआई क्या बोलेगी? मेरे को पैसा दो, और मैं बॉन्ड क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। यस और नो? हाँ या ना? दैट इज सेल। दिस इज आवर सेलिंग ऑफ बॉन्ड, बाइंग ऑफ बॉन्ड एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड। जब सेल होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा, और अगर बाय होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते। अब देखिए, खरीदना या बेचना, बॉन्ड को खरीदना या बेचना, इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? OMO।
ओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? बॉन्ड को खरीदा जाए या बेचा जाए तो उसे क्या कहते हैं? OMO। तो बॉन्ड को खरीद रही तो क्या कहेंगे? OMO है, जहां पर बॉन्ड को खरीद रही है। सेल कर रही है तो क्या कहें? OMO की हो रही है, सेल हो रही, ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ रहे हो? अच्छा, ओपन क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में मैं लिख चुका हूं, बिकॉज दे टेकन प्लेस इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट के अंदर ये सेल हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज ओपन। तो ओपन मार्केट सेल जो है वो चाहे खरीद सकते हैं चाहे बेच सकते हैं, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज ओपन मार्केट। बाय कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ना, सेल कर रहे हैं, मनी सप्लाई कम होना, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम लोग कर्व के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करें, कर्व के थ्रू बाय कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ रहा है। इनिशियली हमारा मनी सप्लाई कुछ MS0 है, ये L है, ये I, और इधर कुछ मनी, ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट रेट। अब क्या हुआ? मनी की सप्लाई बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया मतलब क्या? किधर की ओर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड की ओर, यस और नो? तो ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट किया। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो नया इक्विलिब्रियम E0 से कहां बन जाएगा? E1। एनी प्रॉब्लम? इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है देन डिमांड। तो क्या होगा? यहां से लोग जो है, लोगों को इंटरेस्ट रेट कम करके फिर लोग डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, अपने बैंक से पैसे निकालना स्टार्ट करेंगे। गेटिंग ना? तो इस तरीके से सेकेंड वेव व्हाट? डिक्रीज। कैसे हो सकता है? दिस इज L, दिस इज आवर MS 0 इंटरेस्ट रेट, एंड दिस इज आवर डिमांड फॉर मनी। ये हमारा क्या? इस बार कम हो गया, शिफ्ट टुवर्ड लेफ्टवर्ड। अब मनी की सप्लाई अगर कम हो गई है डिमांड से, I0 E0, I1 E1, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, ये M0 M1, MS0 MS1। तो ये समझ रहे हैं ना? सारा ये चीज आपको एक्सप्लेन करना होगा, सारा सेम नोटेशन आपको डालनी होगी एग्जाम के टाइम में। ऐसे ही सिर्फ कर्व ड्रॉ करके नहीं आ जाना है, आपको बताना होगा वहां पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना? तो यहां पर क्या? हमारा मनी सप्लाई कम हुआ, जिसके कारण क्या बोलेंगे? सबसे पहले सेल ऑफ बॉन्ड। आपको क्वेश्चन आएगा सेल ऑफ बॉन्ड करने के कारण बताइए इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचाएगा। तब सेल ऑफ बॉन्ड का मतलब समझ जाना है कि मनी सप्लाई क्या हो गई है? कम हो, कि बॉन्ड को बेच रहा है, पैसे को ले रहा है। तो मनी सप्लाई अगर कम होगी तो शिफ्ट किधर की ओर करेगा? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने के कारण क्या हुआ? कि मनी की सप्लाई कम है, मनी की डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट क्या करना होगा? ज्यादा करना होगा इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल, कि डिमांड ज्यादा, डिमांड क्या है हमारा? ज्यादा है, तो उनको बैंक के अंदर ही पैसे रखने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा, तब वो पैसे को रखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, और इस तरीके से न्यू इक्विलिब्रियम में अटेंड करेगा E1 पॉइंट पे। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज द वे ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू RBI कैसे चेंज करती है मनी सप्लाई को? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, जहां पे सेल का बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड, चाहे तो बाय करते हैं चाहे तो सेल करते हैं। जब बाय करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ता है, जब सेल करते हैं तो मनी सप्लाई कम। ठीक है, ओके। आगे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द बॉन्ड प्राइस। क्योंकि देखिए कभी भी बॉन्ड को जो है ना वो कभी भी इंटरेस्ट रेट के टर्म में नहीं कहा जाता कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ऐसा नहीं कहते। हमेशा बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड प्राइस के साथ, बॉन्ड प्राइस के साथ, बॉन्ड प्राइस के साथ। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड प्राइस क्या होता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, क्या रिलेशन है तीनों में, अब हम ये देखने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं कि ये चीज वाजिराम में पढ़ाया गया था तो उस टाइम समझ में नहीं आया था कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड प्राइस क्या होता है। उन्होंने सिंपल उन्होंने रिलेशन बता दिया कि क्या होता है, बट मैं ज्यादा क्लियर हुआ हूं जाकर के आपके रीडिंग पढ़ने के बाद कि क्या होता है बॉन्ड प्राइस, क्या होता है ये। ठीक है, तो ये क्या करना है, बैग बुक पैक है बिल्कुल।
एक मुहावरा था हम लोग के गांव में, कहा जाता है या शहर में, जो पावे जो जागे वो पावे पावे, और जो सोवे वो खोवे। गेटिंग ना? बस यही चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? कि आप कितना भी सोच ले कि मैं घर पे जाऊंगा लेक्चर को देखूंगा, बट वो पॉसिबल नहीं होता, रियल में पॉसिबल नहीं होता। आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, ये 2 घंटा आपको 10 घंटा लग जाएगा लेक्चर देखने में। तो ये चीज। अब आगे हम बढ़ते हैं कि बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट क्या रिलेशन है बताइए। तो देखिए क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड को हमेशा बॉन्ड प्राइस के साथ रिलेट करके देखा जाता है। तो सिंपल अगर इंटरेस्ट रेट का आपका डेफिनेशन पूछे कि मैथमेटिकल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए कैसे आप फाइंड करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो आप फाइंड करेंगे कि अगर 100 रुपये आज मैं किसी दोस्त को दे रहा हूं, अगर हमको 1 साल के बाद वो 110 रुपया देने के लिए कह रहा है 110 रुपीज, तो इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, नीचे में मेरा 100 रुपया, तो फाइंड करेंगे कितना आएगा 10/100, यस और नो। और फिर परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में इसे अगर फाइंड करें तो 100 से मल्टीप्लाई करके 10%, गेटिंग ना? कि आज 100 रुपया देंगे तो 1 सालों के बाद हमको कितना 110 दे रहा है, तो 10% हमारा इंटरेस्ट रेट उस पर, यस और नो। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट रेट को फाइंड करते हैं, दिस इज आवर मैथमेटिकल वे। उसी तरीके से आप ये 100 रुपया क्या है अभी का करंट में, ये 110 क्या है फ्यूचर में, ओके। और ये क्या है 100 रुपया करंट। तो बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड का अगर इंटरेस्ट रेट हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का देखने के लिए इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सपोज 110 रुपए फ्यूचर में देने के लिए बॉन्ड पर कह रहा है, और बॉन्ड का अभी करेंट प्राइस कितनी है, दैट इज करेंट प्राइस को हम लोग रिप्रेजेंट 100 नहीं किए, पीवी लिख दिए कि प्राइस अभी बॉन्ड का कितना है। 1 साल के बाद देने के लिए कह रहा है मेरे को 110 रुपया, लेकिन अभी प्राइस बॉन्ड का कितना है, बाई व्हाट, प्राइस कितना है बॉन्ड का, यह हमें क्या देगा, इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ बॉन्ड के बीच का क्या रिलेशन, यस और नो। जो करंट है कि करंट में बॉन्ड का कितना प्राइस है, कह रहा है कि मैं 1 सालों के बाद आपको 110 रुपए दे दूंगा, लेकिन अभी कितना प्राइस, तो उसको हम पीवी से रिप्रेजेंट की। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा और मैथमेटिकल काम कर लेते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, क्या बनेगा, IB इंटू पीवी इज इक्वल टू 110 माइनस पीवी। इस पीवी को उधर लेके जाते हैं, क्या बनेगा, पीवी प्लस IB इंटू पीवी इज इक्वल टू 110। एनी प्रॉब्लम, कुछ नहीं, पीवी को मल्टीप्लीकेशन किया, इसको उधर कुदाया। पीवी को अब क्या करें, एक साथ बाहर निकालते हैं, दोनों जगह पीवी, क्या बनेगा 1 प्लस IB इज इक्वल टू 110। एनी प्रॉब्लम। अब 1 प्लस IB को अगर आप नीचे बिकते हैं तो क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू 110 बाई 1 प्लस I। वहां पे 100 लिखा हुआ है रीडिंग के अंदर, क्योंकि बुक के अंदर 100 लिखा हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि 1 साल के बाद वो 100 देने के लिए कह रहा है। मैं वो एग्जाम्पल लिया, इस कारण मैं चेंज नहीं करना चाहता ताकि आप कंफ्यूज हो, मैंने 110 ही रहने दिया, गेटिंग ना, इसलिए। तो ये क्या गया, PB इज इक्वल टू 110 110 बाई 1 प्लस I। ये क्यों हम रिलेशन निकाल, क्या फायदा है रिलेशन निकाल। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि जब भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो पूरा को क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा, ये सुन लो। और जब इंटरेस्ट रेट भैया कम होगा ना, तो डिनोमिनेटर को क्या बनाएगा, छोटा। तो जब नीचे वाला कम है तो पूरा इक्वेशन क्या होगा, बड़ा। तो ये क्या बनाएगा, बड़ा। इट मीन्स व्हाट, बढ़ेगा कमेगा कमेगा बढ़ेगा, दिस इज इनवर्सली रिलेशनशिप, दैट इज इंटरेस्ट रेट is inversely proportional to price of bond. Any problem? Interest rate is inversely proportional to price of bond. Okay, ये चीज। अब देखिए एक और टर्म आता है, बुक के अंदर नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैं बोल देना चाहता हूं क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाएगी फ्यूचर्स में। बॉन्ड यील्ड क्या होता है,
यील्ड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप बात बोले ना, आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपको कितना यील्ड हो रहा है, कितना आपको फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। बॉन्ड यील्ड का मतलब आप किसी को, अगर किसी से बॉन्ड आप लिए हैं पैसा देने के बदले में लिए हैं बॉन्ड को, तो आपको कितना फायदा हो रहा है, उस बॉन्ड से कितना फायदा, कितना यील्ड है आप। तो आप अब बात बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आपको फायदा ज्यादा होगा या कम, तो आपका बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगा या कम, यस और नो, हाँ या ना। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फायदा, बॉन्ड यील्ड, मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। दैट इज पॉजिटिव रिलेशन एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर मिल जाएगा, मैंने सॉल्व किया। 2018-19 का एक क्वेश्चन तो आया था, और बाकी बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन तो आते रहते, ठीक है। कि व्हाट इज द रिलेशन, सो दिस इज द रिलेशन कि बॉन्ड प्राइस, अगर सिंपल क्या किए थे कि बॉन्ड यील्ड का उन्होंने डेफिनेशन भी नहीं लिखा, हाँ बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस का 1-2 वर्ड डेफिनेशन लिखा दिया, सिंपल रिलेशन बता दिया कि ये होता है इंटरेस्ट रेट, लिख लिया, रट लिया, यही कर सकते हैं। लेकिन समझने की बात कहां से आई, यहां से आई, गेटिंग ना, कि किसी को आप अगर चाह रहे हैं पढ़ाने के लिए तो आप खुद पहले समझ करके आना होगा, तब आप किसी को पढ़ा पाए, समझ रहे ना। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पढ़ाना, कि आप खुद समझेंगे, उसको बताने के लिए आप खुद पढ़ेंगे, है ना। रात को खाना खा लो, कुछ भी कर लो, सुबह को उठो, लेकिन कॉलेज जाना है तो पढ़ना है, बस उसको बोला ये पढ़ाने के लिए तो पढ़ना है। और सेम चीज मेरे साथ होता है, ठीक है, कि मैंने बोला ये चीज करने के लिए तो मेरे को कैसे भी करके, कुछ भी करके, टाइम मेरे को निकाल करके ये चीज उसको करना है, कंप्लीट करना है, और करता हूं, सेम चीज मैं करता हूं। ये नहीं कि मेरा रीडिंग में आप देखेंगे तो सेम तरीके से चलता है, आपको पढ़ाया पढ़ा, आपको पढ़ाया पढ़ा, सेम तरीके, ठीक है। तो ये रिलेशन है इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते, हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि ओवरफ्लो, एक्सेस फील हो कि ज्यादा हो रहा है, ट्राई करिए, क्या कर सकते हैं, एग्जाम करीब है। अब देखिए, बैलेंस शीट अगर देखा जाए ना, बैलेंस शीट हम लोग तो अभी डेली मनी एंड बैंकिंग में देख रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो किसी भी फर्म का या आपका या किसी भी आरबीआई का, बैंक का क्या होता है, एक चाहे तो घाटा चाहे तो फायदा, यही चीज ना, कि कुछ घाटा होगा कुछ फायदा होगा, और फायदा को क्या कहते हैं, एसेट, और घाटा को क्या कहते हैं, लायबिलिटी। हम अब अगर आरबीआई के लिए बात बोलिए तो आरबीआई के लिए फायदा क्या है और घाटा क्या है, आपको करेंसी दे रहा है, वो प्रिंट करके आपको करेंसी दे रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो घाटा है ना, फायदा थोड़ी है। बाद में आप जा करके बोलिएगा करेंसी डिपॉजिट करिएगा और बोलिएगा मेरे को ये चीज दो, तो वो लायबल है कि वो देना ही पड़ेगा जब वो करेंसी ला करके देगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, मैं धारक को इतना देने का वादा करता हूं, जब वो देगा मेरे को तो मैं तुमको दूंगा उतनी वैल्यू की चीज दे दूंगा, समझ रहे हो। तो जब करेंसी कोई होता है तो वो चीज क्या है, आरबीआई के लिए घटा चीज, समझ रहे हो ना, उसको प्रिंट करने में टाइम, वो अगर आएगा देने के लिए फिर से उसको देना होगा, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, दैट इज व्हाट, करेंसी। चेंज इन करेंसी मतलब चेंज इन मनी स्टॉक, मनी चेंज करना, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। एनी प्रॉब्लम नहीं। बट ये उसने लोगों को क्या दिया, मनी दिया बैंक को, और बैंक ने उसको क्या दिया, बॉन्ड दी, क्या दिया, बॉन्ड पे कुछ इंटरेस्ट रेट भी होगा, है या ना। तो ये खराब बात है ये अच्छा बात है, दैट इज द एसेट और लायबिलिटी। फायदा या घटा, बॉन्ड से पैसा दिए, उसने मेरे को बॉन्ड दिया इंटरेस्ट रेट के साथ, तो आरबीआई के लिए ये फायदा या घटा, फायदा ना। आप किसी को लोन दे रहे हैं आप, तो वो क्या है आपके लिए कि बाद में अगर कुछ हुआ दैट इज योर लायबिलिटी पोर्शन में आएगा। बट आप बॉन्ड आप ले रहे हैं तो वो क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट अर्निंग हुआ, दैट इज योर एसेट पोर्शन। गेटिंग माय पॉइंट, सो दिस इज आवर एसेट पोर्शन, दैट इज चेंज इन बॉन्ड। इतना ही बुक में, फालतू ज्यादा नहीं बताने का, ठीक है, दैट इज चेंज इन बॉन्ड। अच्छा अब देखिए बात आता है
अब मार्केट के अंदर दो चीज, एक चाहे तो मनी, एक तो मनी है, एक इंटरेस्ट रेट। अगर आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो दो चीज का है, किसका किसका है, मनी स्टॉक का और ये इंटरेस्ट रेट का। समझ रहे ना। अब बात आता है कि आरबीआई या किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक किस चीज को फिक्स करती है, किसको ध्यान में रख करके चलती है कि मैं इतना फिक्स कर दिया बाकी वो चेंज करते रहेगा, किसको लेके चलती है, दैट इज किसको चूज करेगी, मनी स्टॉक को चूज करेगी या इंटरेस्ट रेट को चूज करेगी। समझ रहे हो, नहीं समझे। किसी भी कंट्री का आरबीआई बैंक दो वेरिएबल है, एक तो इंटरेस्ट रेट, एक मनी स्टॉक। समझ रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट को वो चूज करे या मनी स्टॉक को वो चूज करे कि इंटरेस्ट रेट इतना है बाकी मनी स्टॉक अपना चेंज होते रहेगा, इतना ही रहना है इंटरेस्ट रेट को, मनी स्टॉक इतना ही होना चाहिए बाकी इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहेगा। कौन सा, दोनों में से कौन सा, मनी इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि अगर मनी स्टॉक की बात करते हैं, सिंपल, ये मनी स्टॉक है, इसने फिक्स कर दिया कि ये चूज किया कि मनी स्टॉक इतना होना चाहिए, गेटिंग मैं, कि मनी स्टॉक इतना होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट को क्या करा है, ये वेरी करा है कि इंटरेस्ट रेट बाकी वेरी करे लेकिन मेरा मनी स्टॉक जो है वो इतना ही होना चाहिए इकोनॉमी के। ठीक है, इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। मतलब इकोनॉमी के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इंटरेस्ट रेट कम ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, कम इंटरेस्ट रेट होगा तो लोन लोग लेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। समझ रहे हो ना। तो ये इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा जब मनी सप्लाई को फिक्स करते हैं, तब फ्लक्चुएट। बट अगर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट को आरबीआई फिक्स कर दे कि आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट रखना है, उसने फिक्स कर दिया कि आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट रखना है, गेटिंग माय पॉइंट, और मनी सप्लाई को खुला छोड़ रखा है वो। ठीक है ना, ये चीज, उसने इंटरेस्ट रेट इतना ही होना चाहिए। अब सपोज दैट मनी की डिमांड बढ़ जाएगा, मनी की डिमांड बढ़ गई जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यस और नो, इंटरेस्ट रेट जिससे बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट तो आरबीआई ने कह रखा था कि मेरे को इतना ही रखना है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट इतना है, क्या करेगा आरबीआई, सप्लाई को तो चेंज कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को फिक्स रखेगा लेकिन सप्लाई को वेरी कर सकता है, तो ये सप्लाई को वेरी करेगा ताकि इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाए, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से ये सप्लाई को वेरी करेगा, सप्लाई को इंक्रीज करेगा और इंटरेस्ट रेट को फिक्स करेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आरबीआई जो बेटर तरीका है वो कौन है, ये कि इंटरेस्ट रेट को फिक्स करो और मनी सप्लाई अपना मार्केट को देख करके अपना चेंज करके हम लोग वो ले आएंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो जितना भी आरबीआई है, जितने भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, सारे कोई इंटरेस्ट रेट को फिक्स करते हैं। ठीक है ना, कि इंटरेस्ट रेट इतना होगा, इंटरेस्ट रेट इतना होगा, इंटरेस्ट रेट इतना चेंज करेगा इतना, वो बात नहीं करते कि मैं मनी इतना दे रहा हूं। हमेशा आप न्यूज में सुनेंगे उस कंट्री के गवर्नमेंट ने, फेड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, समझ रहे हो ना। तो वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं कि कितना होना चाहिए, मनी सप्लाई को छोड़ देते हैं, गेटिंग। तो इस तरीके से वो वर्क करते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेंट्रल बैंक देन मनी सप्लाई। दे फिक्स इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑन इंटरेस्ट रेट होल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट, है ना, पूरे इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मनी डिमांड एंड इन्फ्लेशन। ज्यादा अब नहीं है, 5 मिनट का, कुछ नहीं है, 5 मिनट का, 5 मिनट का है, रियली 5 मिनट। नेक्स्ट इज नहीं, 5 more minutes. Okay. That is, what is the relation between money supply and inflation? आप ही बताइए, आपको पता है, आपको पता है कि महंगाई और मनी सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन? बता चुका हूं मैं। अगर महंगाई ज्यादा है, महंगाई क्या है, मनी सप्लाई है या मनी डिमांड लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन मनी डिमांड। ओके,
तो अगर महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारा M/P था रियल मनी, यस और नो, रियल मनी, M/P दैट इज योर परचेसिंग पावर। ये परचेसिंग पावर आपका बताता है कितना औकात है आपके पैसे का खरीदने का। अगर महंगाई बढ़ रहा है मतलब पैसा बढ़ रहा है तो प्राइस नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। और रियल की वैल्यू को क्या बताएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रियल की वैल्यू को, मतलब आपके परचेसिंग पावर आपका डिक्रीज कर गया, यस और नो, यस, कि आपका परचेसिंग, महंगाई बढ़ने के कारण परचेसिंग पावर डिक्रीज कर गया आपका। महंगाई ज्यादा है, आप अगर पैसा हाथ में रखते हैं ना तो उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी गेट इंक्रीजेस, क्योंकि महंगाई ज्यादा है, हाथ में पैसा रखना, उसका वैल्यू कम हो रहा है, पैसे का परचेसिंग पावर कम हो रहा है, एंड दैट्स लीड्स टू व्हाट, लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर जाकर के जमा करेंगे, पैसे को हाथ में नहीं रखेंगे, वो मनी के डिमांड नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, अकाउंट के अंदर ही रहने दो, हाथ में रहेगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, यस और नो, यस। सो दिस इज द, उसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन कम है, प्राइस मतलब कम है, परचेसिंग पावर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी डिक्रीजेस, हाथ में पैसा रखना महंगा नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं कर रही, डिक्रीज नहीं कर रही है, जिससे लोग डिमांड करेंगे मनी की। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड का तो रिलेशन देख ही लिए, वो नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड। लिखना है, इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड। गोपी समझ में आ रहा है? तुम्हारा क्या नाम है यार? हाँ, अच्छा, अमन यादव, तुम्ही ग्रुप में कुछ भेजे थे, कार्तिक ने बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तुम्हारा क्या नाम है यार, सब अपना क्या नाम है? प्रीतम, विजय, आपका? तुम्हारा, तुम्हारा भाई? अमन